मैं भी अपनी कहानी जैसे श्रेयसी ने सुनाया, उनको सुनने का पहले भी मुझे अवसर मिला था, तो मेरी कहानी भी कुछ वैसी ही है। मैं 7th में पढ़ता था, पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहरों को देखने का अवसर मिला। उस समय पिताजी बरौनी रिफाइनरी में पोस्टेड थे। जब मैं पहली बार नालंदा गया था, बहुत छोटा था, लेकिन मन में जब उस चीज को मैंने देखा, बिल्कुल एक अलग दृष्टि थी। 1500 साल पहले, करीब 2000 साल पहले बिहार में किस प्रकार से लोग बाहर से पढ़ने आते थे, ये एक बच्चे को बताया गया। उसके कुछ दिनों बाद भोपाल गया, तो आज जब आपका फेसबुक पेज में पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि दैट स्टिग्मा ऑफ बीइंग कॉल्ड अ बिहारी, उस समय तक मैंने भी फेस नहीं किया था। लेकिन जब मैं पहली बार गया, आई वाज स्टैंडर्ड 9th, पहली बार मैंने फेस किया। उससे पहले, बिफोर गोइंग टू भोपाल, हिस्ट्री तो पढ़ना शुरू कर चुके थे, तो नालंदा तो मैं जा भी चुका था। लेकिन जब मैंने देखा आर्यभट्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, गुप्त काल, सो मेनी राइट अप्स, प्लेज, ये बातें मन में थी। लेकिन जब परिस्थिति को देखता था, किस प्रकार से लोग उस स्टिग्मा के साथ जी रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, तो एक बच्चे के मन में एक भावना जगी कि कुछ करना चाहिए। उसके बाद आईआईटी गया। लेकिन आईआईटी जाने में भी जब एग्जाम दे रहा था 1997 में, तो बहुत अच्छी परीक्षा हुई। परीक्षा जब दे के सोने आया, सुबह उठा तो माँ ने बताया पेपर्स लीक हो गए हैं। पेपर्स लीक का केंद्र क्या था? यही बिहार था। एक बड़ा झटका लगा, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ, और एक बहुत अजीब सी भावना जगी मन में। जब आईआईटी पहुंचे तो पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी हो गई। उस समय दिल्ली में थे, फिर वापस आए। बाकी लोग गर्मी की छुट्टियों में जा पाते थे, मुझे घर से मनाही थी कि घर नहीं आना है। और उसका कारण बड़ा विचित्र था। उस समय पकड़ की शादियां होती थी, और मुझे बताया गया कि मोकामा और बेगूसराय का जो इलाका है जहाँ का मैं हूँ, उसमें इस प्रकार की शादियां बहुत प्रचलित थी। और ये अचानक कोई ऐसा तो नहीं चाहेगा कि उसकी पकड़ की शादी कर दी जाए। तो ये सब चीजों ने मन को बहुत उद्वेलित किया। उस समय जब आईआईटी में था, तो बचपन की जो इच्छा थी कुछ करने की, उसने ही प्रेरित किया कुछ करने के लिए। और सिविल सर्विसेज की तरफ तब मेरा ध्यान गया, झुकाव बढ़ा कि कुछ करके सिस्टम को ब्लेम करना, कहना कि सब कुछ खराब है, अच्छा है, नहीं है, वो तो आसान है। लेकिन सिस्टम में रह के कुछ आंशिक ही सही यदि मैं योगदान दे सकता हूँ, तो मैं अपने जीवन को सार्थक करूंगा। अब ये बात कैसे जगी, इतिहास के प्रति मेरी रुचि क्यों है? तो उसका कारण, बहुत बड़ा कारण बिहार ही है। बिहार के इतिहास को जब मैं देखता हूँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं रोड नॉट टेकन, द रोड अहेड, तो वी आर लुकिंग एट द प्रेजेंट। बट प्रेजेंट को पास्ट से जब कोरिलेट करेंगे, तो फ्यूचर के लिए हमको आंसर्स मिलते हैं। बिहार के पास्ट को जब मैं देखता हूँ, तो 3 क्वालिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिखती हैं। फर्स्ट क्वालिटी, ज्ञान की भूमि, द लैंड ऑफ नॉलेज। हम लोग जब बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, उसको एंशिएंट टाइम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज हाउस बताया जाता था। लेकिन जब वेदों के अंत की बात करते हैं, द बेस्ट इन द वेदास, द बेस्ट ऑफ नॉलेज, उसका जो भूमि रही, उसकी जो भूमि रही, बिहार ही रही। आप अगर पढ़ेंगे, उस समय के जो स्कॉलर्स थे, मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट यंग। अष्टावक्र को जानेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य की कहानी जानेंगे, सब लोग बड़े युवा अवस्था में उन्होंने बिहार को उस समय की स्थिति में, उस समय उस काल में एक पहचान दिलाई, जिसको आज भी हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। बाद में आते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, अलग अलग इंटेलेक्चुअल थॉट्स। उसके बाद जब आते हैं और आगे, तो विक्रमशिला, पूरे तिब्बत से सोना कलेक्ट किया गया कि विक्रमशिला लोग आएंगे और कोई एक स्कॉलर वहां से ले जाएंगे जो तिब्बत में जाकर धर्म का प्रचार करेगा। एंड दैट वाज हाउ बिहार वाज लुक्ड एज अ लैंड ऑफ नॉलेज। अब टिबेटन डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, चाइनीज डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, कोरियन डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हाउ मच दे रेवर्ड आवर लैंड एंड हाउ मच दे रेवर्ड दिस लैंड एज अ लैंड ऑफ लर्निंग। So that was one impact in the past. Second thing, शौर्य की भूमि, a strong military tradition। क्यों हुआ? अब सोचेंगे तो बहुत मगध की बात सब लोग जानते हैं। लेकिन मगध का जो उदय हुआ था, उससे बहुत पहले अगर हम जाते हैं प्राचीन काल में, महाभारत को देखते हैं, उस समय भी जब श्री कृष्ण थे, पांडव थे, तो जरासंध की शक्ति को महाभारत में बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है। और किस प्रकार से कृष्ण, अर्जुन, भीम, ये लोग भी जब आए, तो सीधे रास्ते से नहीं आ सकते थे, ऐसा प्रभाव था। उस प्रभाव को किस प्रकार से छद्मवेश में आए, किस प्रकार से युद्ध हुआ, और सीधे युद्ध में जब मगध को नहीं जीत सकते थे, तो मल्ल युद्ध हुआ, किस प्रकार से वो कहानी महाभारत में लिखी है, सब लोग अवगत होंगे। बाद में भी जब हुआ, तो उसमें अगर देखते हैं क्यों, उसका कारण क्या थे, 2 चीजें दिखती हैं। एक तो दिखती है मगध में ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी, उस समय माइंस का जो एक्सेस था,
जो आयरन माइंस थे वेपन्स बनाने के लिए, मगध में अच्छा था, लेकिन वैसी बात कलिंग में भी थी और लोगों में भी थी। लेकिन एक जील जो था वो बहुत डिफरेंट थी। जील को किस प्रकार से हम समझेंगे, जील को जो हम समझते हैं तो हमको चाणक्य याद आते हैं। एक छोटा सा राज्य था मगध, शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें पूरे भारत को एकत्रित करने की संभावना है, और जब तक भारत एकत्रित नहीं होता है तो बाहरी आक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चंद्रगुप्त में उनको संभावना दिखी, जिसमें उस समय की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ही अलग ऐसे परिवार से आते थे जिसको राजकुल का नहीं माना जाता था, बट उसमें जब संभावना दिखी तो उसको उन्होंने प्रमोट किया, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। शौर्य की भूमि थी, इतिहास बताता है। भारत के जब इतिहास को देखते हैं तो प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई स्थान है, जब तकनीक इतने विकसित नहीं थे, कम्युनिकेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे, उस समय पाटलिपुत्र से बैठकर बामिया पार तक अफगानिस्तान में शासन चलता था, और बहुत अच्छे से चलता था, जिसके मार्क्स आज भी मिलते हैं। तीसरी बात, उद्यमिता की भूमि, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप बात करेंगे, बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो बिहार का एक चंपा का व्यापारी कहाँ कहाँ जाकर व्यापार करता था, उसको आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। आप अगर सोचेंगे, चंपा, आज कोई भागलपुर को पहले चंपा कहते थे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में चंपा को बताया गया विश्व का सबसे पहला नगर। वियतनाम 2nd सेंचुरी एडी से लेकर 17th सेंचुरी एडी तक चंपा के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि चंपा से व्यापारी जब जाते थे, चंपा के बारे में बताते थे, वहां से भी बोट्स आया करती थी, ताम्रलिप्ति आती थी, चंपा आती थी। They used to take that culture, imbibe that culture, and the whole of Southeast Asia was benefited. Many of the towns still have imprints of ancient Bihar. That was our land. प्रेजेंट को जब देखते हैं, किस तरह का परप्लेक्स लैंड है। एजुकेशन की आप बात कीजिए, एक लैंड जिसमें उपनिषद लिखे गए, बुद्धिज्म का प्रभाव फैला, उसके कारण थे। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उस समय, जब ऑक्सफोर्ड नहीं था, कैम्ब्रिज नहीं था, वी हैड विक्रमशिला, वी हैड नालंदा, उदंतपुरी। ये यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ थी जो एक्चुअल थी। अगर आज नेचुरली इवॉल्व हुई होती तो इतिहास कुछ और रहता, खैर होना कुछ और लिखा था। तो उस तरह से हम देखते हैं आज की स्थिति को। जब हम देखें आज के जो बच्चे हैं, किस प्रकार की भावना उनमें है। टॉपर्स की कहानी टीवी पे चली, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। एक कहानी अभी हाल में चली जिसमें कि उन्होंने बीटेक भी किया, एमटेक भी किया, और उसके बाद रेलवे गैंगमैन बने। गैंगमैन बनने का अगर ये मन में रहता कि रेलवे के लिए बहुत अच्छा काम करना है और ऐसा है, बहुत अच्छी बात थी। निश्चित प्रोफेशन कोई भी, जैसे मैं भी पुलिस में हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंशा क्या थी? मंशा केवल यही थी कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे डाकिए के भी क्यों न लग जाए। जो टैलेंट आपके अंदर है, जो एनर्जी है, उसको आप यूटिलाइज करने की नहीं सोच रहे हैं, एक कहीं ना कहीं मन में शिथिलता है। दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लैकिंग। तो एजुकेशन में किस प्रकार से हम लोग उसको उस तरह से लें जिसमें वो स्पिरिट ऑफ लाइट, स्पिरिट ऑफ लर्निंग, स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, इसको हम दे सकें। और जिन चीजों ने बिहार को उस समय दिया था, एक रोल, एक जील, उसको एजुकेशन के माध्यम से यंग लीडर्स हम कैसे बना सकें, इसके बारे में सोचना होगा। उसमें जब प्रेजेंट को हम देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग को मैंने बताया, एजुकेशन की जो स्थिति है उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अब जब भी एग्जाम्स होते हैं बिहार में तो सोशल मीडिया पे भी चलता है, नेशनल मीडिया फॉलो करती है, और किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किस प्रकार से एग्जाम्स होते हैं और किस प्रकार से क्या होता है। तो कहीं ना कहीं वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। आप देखेंगे जो मेहनत करने की प्रवृत्ति थी, आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इतनी सारी अलग अलग, इट वाज सच एन ब्यूटीफुल सिस्टम, जिसमें कि मेटलर्जी के लिए भी सिस्टम्स थी, केमिस्ट्री के लिए सिस्टम्स थी, लर्निंग की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से लोग होंगे। आज की युवा वर्ग को जो हम देखते हैं, एक तो शॉर्टकट्स, एजुकेशन में जो फीलिंग होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, उसमें बहुत व्यापक कमी दिखती है। अपने समर्थ पे विश्वास नहीं है तो शॉर्टकट्स देखते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टोटली लैकिंग। और इक्वालिटी, या जिसको हम कहते हैं इगैलिटेरियनिज्म। अब लोगों से आप बात करेंगे तो छुपी हुई बात तो है नहीं, हर व्यक्ति बात करता है तो पहली बात जानना चाहता है कि भाई आपका नाम विकास वैभव है, अच्छा तो भाई आप किस जाति के हैं? तो सीधा तो पूछेगा नहीं, तो फिर पिताजी का नाम पूछेगा, किस गांव से आते हैं ये पूछेगा। मन में एक जिज्ञासा, एसोसिएटिंग विद पीपल ऑफ योर ओन कास्ट, और इट हैज नॉट परमिएटेड ओनली इनटू पॉलिटिक्स, इनटू सोशल लाइफ, इनटू एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, अपॉइंटमेंट्स, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। अब आप बिहार के उदय को पास्ट में देखते हैं तो पास्ट में जब हम उस स्थिति में एंशिएंट टाइम में पहुंचे थे तो कारण क्या था? बुद्धिज्म को देखेंगे तो आप बुद्धिज्म की ग्रोथ को देखते हैं तो उसमें वैशाली के नगर वधु आम्रपाली का भी स्थान था।
कहीं भी एक तरह से सेंस ऑफ इगैलिटेरियनिज्म की कोई भी आ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर बिहार के लिए रोड नॉट टेकन की बात करेंगे तो दिस वाज सर्टेनली नॉट द रोड टू बी टेकन, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर यू नीड अ सेंस ऑफ इगैलिटेरियनिज्म इन नॉट जस्ट इन थ्योरी बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इन स्पिरिट। कैसे करना है, दैट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस यंग लीडर्स, यंग थिंकर्स। तो जो फ्यूचर को मैं देखता हूँ, when we look at the past, a land of ज्ञान, a land of knowledge, a land of शौर्य, a land of strong military tradition and land of entrepreneurship। फ्यूचर अगर हम बिल्ड करेंगे इन भावनाओं से, तो उसमें हमको 3 E's को मैं हमेशा बोलता हूँ। The first of them would be education. We'll have to think किस प्रकार से एजुकेशन गांव-गांव में हम इंस्पायर कर सकें। एजुकेशन नॉट जस्ट फॉर पासिंग एग्जाम्स बट टू मेक लीडर्स, मेक थिंकर्स, ऐसे थिंकर्स जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। Education in the spirit of learning. Second would be शिक्षा के बाद egalitarianism, not just in theory but in practice, in spirit, and we'll have to think of how to make it possible. Divided society को जब तक हम वो talent दिखता है, so he does not look for the community which Chandragupta is coming from. He looks in him the potential to lead India, and that is how the story goes. उस प्रकार से सोचना होगा, दिमाग को व्यापक बनाना होगा, सोचना होगा, जो प्रैक्टिस चल रही है उसको बदलना होगा। Someone would have to come and take a stand. No, this is wrong. Third thing, entrepreneurship. इस प्रकार की फीलिंग, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत कष्ट होता है। मैं जब छोटा था, जब दिल्ली में पढ़ता था, उस समय कोचिंग करता, मतलब स्कूल जाता था, आने के क्रम में स्कूल से रिक्शे वाले से बहुत बात होती थी, और रिक्शे वाले कभी सीतामढ़ी के, कभी दरभंगा के, कभी बक्सर के, कहीं के निकलते थे। तो मन में जरूर पूछता था कि भाई तुम कैसे रहते हो। बताता था कि भाई होली में, छठ में बिहार जरूर जाता हूँ, आई फील सो कनेक्टेड टू माई लैंड। लेकिन वो व्यवस्था नहीं होने के कारण आज मैं दिल्ली में इस प्रकार से रहता हूँ, बहुत कष्ट होता है। तो एक फीलिंग जरूर है सबके मन में कि बिहार में उस प्रकार की अगर संभावना रहती तो हम क्यों जाते। लेकिन पॉपुलेशन का प्रेशर है, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, दैट इज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको याद रखना होगा कि इतिहास में जहाँ के व्यापारी वियतनाम तक जा सकते थे, चाइना जा सकते थे, कोरिया जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं वो अंश तो होगा, बट दैट zeal is somehow lacking because of so many things. So we'll have to think in terms of promoting young leaders and promoting young entrepreneurs. So that is the thing which will actually shape our future: education, a spirit of egalitarianism, and a spirit of entrepreneurship. Inspired by the past, we should look at the present, how perplexed it is, and think of real solutions for the future. And we'll have to see how to inspire young leaders, young thinkers, and Young Thinkers Forum. जैसे मैंने जब देखा, I was really happy. We need to have such fora for the youth to think over. चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, कुछ ना कुछ होगा। अगर एक चाणक्य में ये करने का सामर्थ्य था कि उसने पूरे भारत को एकत्रित किया, तो मन में कहीं ना कहीं एक निस्वार्थ भाव था। तो we need such youth to come forward. Naturally, first of all, establish करना होगा खुद को, to have a potential of living. उसके बाद, don't live only for yourself. Try to do something which makes a change in the state of affairs. अगर मैं भी उस समय IIT में जब पढ़ता था, मैं भी चाहता तो कहीं आज फॉरेन में जॉब कर रहा होता, कुछ कर रहा होता, बट आई हैड दैट फीलिंग इन माय माइंड दैट आई मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग टू द स्कीम ऑफ अफेयर्स। क्योंकि बिहार लौट के आऊंगा, वही परिस्थिति रहेगी, और उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं मानूंगा। ये निर्णय लेते, देखो आज मैं बिहार में हूँ, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि सब लोग यही करें, ऐसा ही कर, अपना उदाहरण मैं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपके मन में है, तो माध्यम अपने आप मिलेंगे, दृष्टि अपने आप मिलेगी, और नेचुरली अगर वो फीलिंग आएगी, एक व्यक्ति दूसरे, one spark can ignite many more sparks. We need that. We need such thinking, and we need to inspire our youth to make a real change which they want to see in their lives in Bihar. Thank you. और I'm sure with your is inspiring बहुत सारे लोगों को जो हमारे साथ यूथ जुड़े हैं, उनको आगे का एक मार्गदर्शन, एक वे ऑफ लाइफ, एक इंस्पायरिंग वे ऑफ लाइफ, अकम्प्लिश वे ऑफ लाइफ जीने का एक रास्ता उनको जरूर सूझा होगा या उनको आगे दिखाया जाएगा। आगे आने वाले सवाल, कुछ सवाल आपके लिए आ रहे हैं, वो हम सेकंड सेशन में इसके पूछेंगे। अब हमारे पास जो तीसरे हमारे साथ जो कंटेस्टेंट, हमारे जो स्पीकर हैं, ये पहले के जो गेस्ट थे हमारे, वो मेन बिहाइंड और वुमेन बिहाइंड सीन से जिनका स्क्रीन पर ज्यादा
रिकॉग्निशन थोड़ा कम था, ये लोग स्क्रीन से थोड़े बाहर भी रहे हैं। नेक्स्ट स्पीकर इज समबडी हु हैज मेड हिज वे, सारे अपने डिफिकल्टीज को छोड़ के हराते हुए, एक बिहार के बेगूसराय के ही छोटे से गांव से आए हुए एक लड़का जो आज बॉलीवुड पे राज करने की तरफ बढ़ रहा है। उनको हम या तो क्रांति प्रकाश ऑफ मिथिला मखाना मूवी के बारे में बोलें, या संतोष ऑफ MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी के साथ जोड़ें, बबीना ऑफ काशी इन सर्च ऑफ गंगा जो नई एपिसोड आ रही है, अनुपम के नाम से उनको पहचाने जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो एपिसोड थे जो हमारे वेब सीरीज पर चले, आदिल अमीन बाटला हाउस से जुड़े, या फिर बेस्ट एवर अभी जो इनका लेटेस्ट वेब सीरीज आया है रसांचल, तो विजय सिंह के नाम से जाने। एक ब्राइट स्टूडेंट हिंदू कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक UPSC एस्पिरेंट, शायद आज उस राह पे चलते तो आज विकास वैभव सर के साथ में होते या उनके जूनियर होते। एक छुट्टी में बड़ी रोचक कथा है कि जब ये छुट्टी में एक बार बॉम्बे गए, वहां मिस्टर इंडिया ग्रासिम चल रहा, तो उन्होंने बस ऐसे ही टाइम पास के लिए उसमें इन्वॉल्व किया और ही गॉट सेलेक्टेड। और फिर वहां से आज सिल्वर स्क्रीन पे अपनी छाप, एक अमिट छाप धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, एंड ही इज अनदर लेजेंड इन मेकिंग। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ, उनके अच्छी के ऊपर बात करता हूँ या उनको बताता हूँ कि शॉर्टेस्ट टाइम में आपका ये आप इतना ऊपर आ गए, उनके पास एक ही बात होता है कहने के लिए, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। So now leave this screen on the disposal of क्रांति प्रकाश झा जी कि वो हमारे यूथ पार्टिसिपेंट्स को मार्गदर्शन दें। क्रांति भैया, ऑल योर्स। सबसे पहले तो नमस्कार बा क्रांति प्रकाश झा के यहाँ सब बोझा के हम सादर प्रणाम करी छी बम्बई से। शुरुआत भोजपुरी में ई खातिर कहनी है, भोजपुरी आप मैथिली जे पास है हमारी मातृभाषा बा। वैसे तो मैथिल बानी हम, तो हमारी मातृभाषा मैथिली हुई, लेकिन भोजपुरी खातिर जे भोजपुरी से हमारा बहुत प्रेम बा। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो शुरू कहाँ से करूँ समझ में नहीं आता। लेकिन आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा बिहार यूथ एंड थिंकर फोरम का, इस प्लेटफॉर्म का, फॉर इनवाइटिंग मी टू बी विद सच एस्टीम्ड गेस्ट्स। विकास सर को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनका काम देखता हूँ, तो उनसे बहुत प्रभावित होता हूँ मैं। और श्रेयसी जी जो कर रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है, तो उनको बहुत साधुवाद है। और इसी तरह से बिहार का नाम आप ऐसे ही रोशन करते रहें, ये हम सबकी यही शुभकामनाएं और प्रार्थना भी आपके लिए। और जो टॉपिक है रोड लेस ट्रैवल्ड, तो उसके लिए शायद मैं एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी, जिस कविता से मैं शुरू करना चाहूंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ sigh. Somewhere ages and ages hence, there were two roads diverging in one wood. I took the one less traveled by, and I guess that has made all the difference. But I don't know what difference that has made for people in Bihar, but for me that has made all the difference, क्योंकि मैं भी शायद उसी भेड़ चाल का हिस्सा था जहाँ पे हर बिहारी की तरह मुझे भी UPSC करना था, बिना ये जाने कि मैं क्या चाहता था। और जब विकास सर वहाँ दिल्ली में होंगे तब मैं भी शायद दिल्ली में कहीं मुखर्जी नगर और हडसन लाइन इस तरह की चीजों पे मैं भी रहा हूँगा शायद, लेकिन तब तक मुझे मालूम नहीं था। तो मेरी यात्रा शुरू हुई बेगूसराय से। मेरा जन्म भागलपुर का है। भागलपुर में आज से बहुत सालों पहले, मतलब बहुत प्राचीन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद पापा जो हमारे थे, पिताजी, उनका नाम लेना चाहूंगा क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि जब भी उनका नाम लेता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मैं एक जो भी मैं हूँ वो मैं समर्पित करता हूँ, बिकॉज ही इज नॉट देयर एनीमोर। तो मेरे पिता शिक्षा विभाग में थे, डॉक्टर देवचंद्र झा। तो वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, विद्वान थे। उन्होंने पता नहीं कितनी उपाधियां मेरे ख्याल से अपने जीवन में अर्जित की होंगी। तो एक तरह से इन्फ्लुएंस था, घर में बहुत ही विद्वता का माहौल था। और हमारे पिता वो भी थे जिन्होंने, जो शायद, मेरा गांव रुदौली में है, रुदौली बछवाड़ा के पास एक गांव है बेगूसराय में। तो पापा के पास स्कूल जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो 2 तालाब वो नदी पार करके तब भी स्कूल जाते थे। उनमें पढ़ने की इतनी ललक थी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो सब था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे UPSC नहीं करना है और मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे भी लगता था कि हाँ यार मुझे IPS बनना है। IAS भी नहीं सर, मुझे IPS बनना है, क्योंकि वो वर्दी का जो एक रुतबा आप कहते हैं, तो रुतबा जरूर था, लेकिन अंदर से पता नहीं था कि मुझे वही काम करना है। तो मैंने अपनी शिक्षा यहाँ वहाँ, क्योंकि पिताजी हमारे, मैंने वहां भी अपनी पढ़ाई की है, परोड़ा आवासीय मध्य विद्यालय पूर्णिया में जगह, अब पता नहीं शायद है या अभी भी है शायद। तो वो पढ़ाई भी देख चुका हूँ, जहाँ पे बोरा कहते हैं, बोरा पे डिबिया रख के बिजली नहीं होती थी, वो पढ़ाई भी हमने की है।
वहां से फिर मैं निकला, विकास विद्यालय गया, विकास विद्यालय से फिर मैं सोनीपत गया, सोनीपत से वापस सेंट एमजे हाई स्कूल है बोरिंग कैनाल रोड में, वहां से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर मैंने +2 किया, फिर मैं हिंदू कॉलेज गया। और हिंदू कॉलेज में जैसा आप जानते हैं तो विकास सर, आप समझते होंगे कि दिल्ली में कितनी दिक्कत होती थी बिहारियों को, और खासकर अगर बिहारी को आप कुएं का मेंढक, अगर आप, मैं अपने आप को कुएं का मेंढक मानता था, उसको आपने निकाल के समंदर में रख दिया, क्योंकि दुनिया आपकी अचानक से, आपका होराइजन इतना ब्रॉड हो गया। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, और जब उनको पता चले कि इसको अंग्रेजी बोलने उतने अच्छे से नहीं आती है और ये बिहारी है, तो बिहारी को वहां पे बेसिकली हैरी कहते थे लोग उस जमाने में। अब तो पता नहीं, पर हैरी कहते थे। और जब उनको पता नहीं होता था कि इसको अंग्रेजी का शायद 2-4 शब्द भी नहीं आता, तो बहुत मजाक होता था। पेंसिल मूछें होती थी, और जो हमारी माता जी को लगा था कि ये दुनिया का सबसे अच्छा राजकुमार दिख रहा है, तो माँ ने, सर आप यकीन मानिए, फर्स्ट डे कॉलेज का, माँ ने मुझे ब्लैक ट्राउजर, उसमें कम से कम 7 जो प्लीट्स होती थी वो रही होंगी, और लाल रंग का शर्ट जिसमें हर तरह का चेक, हर तरह का चेक जो आप इमेजिन कर सकते हैं। तुम्हारी माता जी को वही लगा कि यार ये प्रिंस दिख रहा है, यही पहन के जाएगा। वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद जब लोगों को मालूम चला कि एक तो अजूबा सा एक इंसान निकल के कॉलेज रोड से निकल के कॉलेज के अंदर घुसा है, ये कौन है? अरे ये तो फच्चा है। अच्छा फच्चा हो, अरे इन्ने आओ, इन्ने आओ, इन्ने आओ, कहाँ से हो बे? तो सर बिहार के हैं सर। अच्छा बिहार में तो जैसे, और यकीन मानिए जो बिहार के ही हमारे जो मित्रगण या सीनियर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा रैगिंग की, सबसे ज्यादा। पर मैं कहीं ना कहीं उस रैगिंग को अपना एक अपने अपने विकास का एक मैं माध्यम समझता हूँ, अच्छी वाली रैगिंग, जहाँ पे आपको खोला जाता है। मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, पर वो सीनियर के साथ वक्त बिता के, जूनियर से बैचमेट्स के साथ वक्त बिता के बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज जो भी मैं समझता हूँ कि जिस मुकाम पे मैं, जितना भी मुकाम जो मैंने पाया है, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे कॉलेज का भी है, हिंदू कॉलेज का। फिर वहां से जब स श का मुझे अंतर नहीं पता था, क्योंकि घर में नहीं बोली जाती थी। घर में बस को बस नहीं कहते थे, बस ही कहते थे। अड़ाम जी आए हैं, अड़ाम जी आ गए हैं, अड़ाम जी। अब ये पता नहीं था कि र को र कहते हैं, ड़ नहीं कहते। तो अब एक एक्टर के लिए आप सोचिए कि कितनी मुश्किल की बात है कि उसको कॉलेज में जाने के बाद, बीए एमए करने के बाद, और सर मैंने भी एमए अपनी हिस्ट्री में की थी, यूपीएससी नहीं दे पाया, और कर पाया, दे पाया लेकिन कर नहीं पाया। तो मुझे तब तक स श का फर्क पता नहीं था। जब बॉम्बे आया नहीं होने के बाद, तो जैसा कि त्रिविक्रम जी ने कहा, यहाँ आने के बाद फिर ग्रासिम मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट किया। और पहले दिन मुझे मुझे याद है, मेरी रैगिंग में वर्स्ट ड्रेस्ड मेल का अवार्ड मिला था। और ग्रासिम मिस्टर इंडिया जब मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें आई वन द बेस्ट ड्रेस्ड मेल। तो वो एक जर्नी मैं अपनी समझता हूँ कि जहाँ पे जब आप अंतरदेशी में लिखा करते थे, पूजनीय पूजनीय पिताजी एवं पूजनीय माताजी से लेके, और आज सिर्फ आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, अरे माँ क्या हाल है, गोर लगी छी। तो मैं अपनी यात्रा समझ सकता हूँ कि मेरी यात्रा, लेकिन बहुत से लोगों को मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जड़ों को छोड़ा नहीं। और आज जितने भी लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, या मुझसे मेरी बातों को सुनते हैं या समझते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको अच्छा ये लगता है कि अरे आदमी भी अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। मैं मैथिली बोलता हूँ, मुझे बिहार की भाषाएं बहुत अच्छी लगती हैं। और जैसा कि विकास सर ने अभी कहा भी कि बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन आज भी जब लोग बिहार को उसी नाम पे कहते हैं कि यार हमारे बिहार में ऐसा था, बिहार में तो था वैसा, पर बुद्ध थे। बुद्ध अभी नहीं आने वाले हैं आपके जीवन को बचाने के लिए। आपकी उदासीनता जो आपकी बिहार के प्रति है, जो लोग वहां से जा चुके हैं, आपकी अपनी मातृभाषा के प्रति है, आपकी अपनी आर्ट एंड कल्चर के प्रति है, वो न बुद्ध आएंगे, न महावीर आएंगे, कोई नहीं आएगा, ना आर्यभट्ट आएंगे, न वात्सायन आएंगे, न चाणक्य आएंगे। हम लोगों को ही वो उदासीनता खत्म करनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने बहुत सारे जो उपाय बताए, लेकिन उसमें मुझे एक उपाय शायद मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि अपनी जड़ों को पकड़ के रखिए। वो बिहारियत अगर आप भूल जाएंगे कि हाँ मैं बिहारी हूँ, मेरी मातृभाषा, बहुत लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ सर, मेरे दोस्त हैं कि जो अपने बच्चों को मातृभाषा नहीं बोलने देते हैं। इसलिए नहीं बोलने देते हैं कि वो कहते हैं कि क्या करेगा सीख के, फ्यूचर क्या है इसका, मैथिली बोल के क्या करेगा, भोजपुरी बोल के क्या करेगा। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार अपनी मातृभाषा है, अपनी मातृभूमि है। अगर मेरा बच्चा नहीं जानेगा, मेरी शादी नहीं हुई है, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे मेरे घर में एक नतनी है, मेरी 4 से 5 साल की मेरी ग्रैंड डॉटर है। माँ को बोल के मैंने जबरदस्ती में मैंने माँ को कहा कि माते तू एक रास्ता नहीं बचबहक तो बिसर जेते मैथिली की होइ छे, कहाँ से आबै छे, मातृभाषा की छे, तो तू एक रास्ता कम से कम मैथिली में बजक। तो जाके अब जो मैथिली में बात करती है मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अपनी जड़ों को छोड़ा नहीं। श्रेयसी जी ने एक बात कही कि बिहार से कभी घर जाए, घर तो साल में एक बार न जाने, मतलब हम कम से कम 5 बार जाता नहीं घरे अपन ई खातिर हमारे बैटरी वजह से चार्ज होला, और कहीं से हमारे बैटरी चार्ज नहीं किया होला। तो जितना भी युवा हमारा सुन रहल बड़न, बस एक रिक्वेस्ट बा,
अपन मातृभाषा के ना छोड़ी, अपन मातृभूमि के ना छोड़ी, जड़ के पकड़ के रखी खातिर जब हमेशा कहे नहीं कि जे आदमी के पता नहीं के बा वो कहाँ से आयल बा, ओकरा पता ना चली ओकरा जाए के कहा बा। तो हमरे सबके बुद्ध हमरे सबके बने के बाद, महावीर भी हमरे सबके बने के बाद, तो कोई बाहर से ना ही बनावे खातिर, बिहार के बचावे खातिर हमरे सबके गौरव पड़ते। यहाँ सबसे आग्रह है जे बात करले तो बहुत गप कह सकी हमरा लगे समय भी आप समाप्त हो रहा छे। और विकास सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, मैं आपको बताऊं जो भी आप काम करते हैं हमको हमरा बड़ नीक लगे सर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर बिहार, फॉर आर्ट एंड कल्चर। और जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज घर पे रहें, और कोरोना में जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। और किसी भी तरह का सवाल हो तो जरूर पूछें, अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ें, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, कोई बचाने नहीं आएगा। सुभाष खत्री, बहुत बहुत धन्यवाद काका। और अब सेकंड सेशन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। इस सेशन में सबसे पहले सुरेखी जी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। सुरेखी जी, सबसे पहले तो सुरेखी जी आप हैं? सुरेखी जी अनम्यूट हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इस तरह से हमारा हौसला अफजाई करेंगे। आपसे एक सवाल था, एक एफ्लुएंट फैमिली से आने के बाद ड्रोन आपके पूज्य पिताजी के आपके ये क्या था जो आपको मोटिवेट करके रखा वहां पे ले जाने? I wish that we had more officers like you in commanding. एक गिद्धौर में जो हम लोग भाषा बोलते हैं वो अंगिका, मैथिली, भोजपुरी का एक अजीब ही कॉम्बिनेशन सा रहता है। थोड़ा बोलिए एकदम बोलिए। हम बोल नहीं पाते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा कोशिश करते हैं। मामा हमारी आरा छपरा जिला की, तो उनसे थोड़ा बनी करके ऐसे बात करते हैं, लेकिन आपकी एडवाइस हम दिमाग में रखेंगे और जरूर इस पे काम भी करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी विक्रम जी, आपका जो सवाल था कि मोटिवेशन कैसे रहता है, आई थिंक पापा का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मैंने पापा को देखा है कि कैसे वो एक मतलब वो राज्य परिवार से बिलोंग करते थे और उसके बावजूद उन्होंने अपने आप ही वाज अ सेल्फ मेड मैन। उन्हें कभी अपने फादर से पैसा नहीं लिया, चाहे वो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या उनका एक लाइफस्टाइल हो। वो पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके जेएनयू में पढ़े और जेएनयू में एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहते थे, इंक्लूडिंग माय मदर। तो उसमें भी उनने आगे पढ़ के उनने अपने बलबूते पे स्कॉलरशिप जीती और टोक्यो में अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की एज एन इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट। ये सब करने के बावजूद जब उनको मौका दिया गया कि आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे या आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आप कहाँ से आना चाहेंगे, उन्होंने बांका जिला का साथ दिया। उस वक्त गिद्धौर जमुई क्षेत्र भी बांका में पड़ता था। आई थिंक ये बहुत ही सॉलिड फैक्टर रहा है मुझे अपने रूट्स से जोड़ने में, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने शूटिंग शुरू की तो आई थिंक 2008 की बात थी एंड जब मैं मेडल अपना पहला जीत चुकी थी और बहुत ही कैजुअली मैंने बोला पापा के पास जाके कि पापा देखिए ना, नेशनल चैंपियनशिप का आई थिंक मैंने अपना जूनियर वर्ल्ड कप मेडल भी जीत लिया था तब तक। तो हरियाणा स्टेट से एक और शूटर था जिसने जीते थे एंड आई थिंक उसको कुछ अच्छा 10 लाख की राशि मिल रही थी और बिहार स्टेट से वही चुप्पी का माहौल था। तो हमने पापा से पूछा कि पापा क्यों नहीं हम दिल्ली स्टेट ही रिप्रेजेंट करें, 10 लाख नहीं तो 5 लाख कुछ तो देगी, बिहार तो कुछ मतलब प्रशंसा तक नहीं करती है। तो फिर पापा मम्मा ने बहुत सीरियसली बैठा के, अब शायद मुझे ये बहुत बचकाना लगता है मेरा सवाल करना, लेकिन उस वक्त जो एक बात बोली वो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा जब माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं क्या उनको? तो अगर आज हमारा स्टेट गरीब है और हमारा राज्य हमें फंड नहीं दे पा रहा है तो क्या हम इसी चक्कर में उसको छोड़ दें? और सिर्फ ये बात थी जो आई थिंक आज तक मेरे साथ रह गई। तो अब जब इतना जो भी छोटा बहुत मुकाम ही सही जो भी हासिल किया है बिहार के लिए किया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 2014 में भी कॉमनवेल्थ जीतने के बाद, 2018 में भी जीतने के बाद और अभी इनफैक्ट हाल ही में जब मैंने छोटी सी नेशनल चैंपियनशिप जीती थी तब भी मेरे पास इतने सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, जुड़ते हैं और मैं सबका बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू जवाब देती हूँ, पर्सनली टाइम निकाल के। और
आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए हो जाता है जब कोई भी बच्चा उठ के बोलता है कि दीदी आपके तरह स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। तो वो एक छोटा सा जो मेरा ओलंपिक का सपना है जो अभी तक अधूरा रह गया है, या शायद बिहार का एक सपना है वो अधूरा रह गया है, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं मैं और काम करूं ताकि और लोगों को मुझसे ये प्रोत्साहन मिले और मैं भी आगे बढ़ूं, बिहार भी आगे बढ़े और बिहार के लोग आगे बढ़े। थैंक यू सो मच शशि। और जितने लोग हम लोग दुआ भी है और हम लोग ईश्वर से ये प्रार्थना भी करें कि अगला मेडल हमारे बिहार की बेटी को आए, हमारी बहन को आए, और हम एयरपोर्ट में वेलकम करने जरूर आएंगे पूरे यूथ फोरम की तरफ से। ये आपने और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। डू दैट। विकास देवर जी हमारे साथ सर इस ग्रुप में अभी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी बहुत लोग हैं, और ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से कि आपने इतने सक्सेसफुली अपने एकेडमिक करियर को शेप किया और आज इस मुकाम पे हैं। हमारे ये यंग जनरेशन के लिए आप कुछ इंस्पायरिंग, कुछ इंस्पिरेशन, वो कैसे अपने तैयारी करें, अपने हार्डशिप्स को लेते हुए अपने मैनूवर कैसे करें अपने स्किल्स और अपने एम्बिशंस को साथ रखते हुए, एंड अपने ऑब्स्टिकल्स को वो किस तरह से दूर करें और अपने एकेडमिक करियर में और यूपीएससी एस्पिरेंट्स में और आईआईटीएंस में कैसे वो आगे करेंगे। सबसे पहले अगेन आई वुड लाइक टू थैंक श्रेयसी मतलब बहुत काइंड वर्ड्स। और कांति प्रकाश झा जी, आपकी मैंने वो गाना सुना था छठ वाला, अब आपकी बरस समूह के लिए, दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। पहले हाँ, तो मैंने वो कई बार सुना है। एक्चुअली पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे आंसू भी आए थे और आई वाज रियली बड़ा वैसा नॉस्टैल्जिक टाइप की फीलिंग आई थी। बिहार नहीं था, मैंने शेयर भी किया था सोशल मीडिया पर अच्छे से उस समय। इट रियली वाज मोटिवेटिंग। और उसके बाद मैं फॉलो करता रहता हूँ। जैसे आपने कहा कि आप फैन है तो मैं भी आपका फैन हूँ, उस तरह से कह सकता हूँ। मैं कीप फॉलोइंग। So it was really nice to hear kind words of appreciation from you. और दूसरी बात जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जनरली जो मैं बात करता हूँ, किसी भी आपको जो करना है उसको अगर आपको करने की आप कुछ सोचते हैं तो उसमें सफल कैसे होंगे। बहुत पुरानी बात है, जैसे मुझे हिस्ट्री का एक पग जिसको कहते हैं घुस चुका है, तो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उसको जब मैंने रिसर्च किया तो राजा भर्तृहरि थे, उज्जैन के राजा थे, उन्होंने ये श्लोक लिखा था नीति शतक। उसमें एक जो श्लोक है उसका बेसिकली उसका हिंदी में हम लोग स्कूल में गाते थे, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। दिस इज 3 कैटेगरीज ऑफ मेन। जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी है ऐसे लोग होते हैं who have the desire, जो चाहते हैं लेकिन वो डर से काम शुरू ही नहीं करते। जो सेकंड कैटेगरी है मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, वो चलते हैं कुछ दिनों तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब परिस्थिति बड़ी विषम होने लगती है तो वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो कैटेगरी सफल होती है, जो कैटेगरी जिसको हम कहते हैं अचीवर्स बनाती है या सफलती है, हर सफल व्यक्ति के पीछे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिजायर तो शुरू में सबके पास होता है, डेडिकेशन भी कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन सफल वही होते हैं जो जिनके पास वो डिटर्मिनेशन होता है। कितने भी आंधियां आए, झंझावात आए, उसमें स्वयं को सस्टेन करना, उस प्रेशर को। सबके साथ होगा कुछ ना कुछ, सबके अपने फैक्टर्स होंगे, सर्कमस्टेंसेस होंगे। तो यूपीएससी प्रिपरेशन या कोई भी लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए स्वयं को एक निश्चय अगर लेके चलेंगे तो माध्यम अपने आप मिलते हैं। यू फाइंड सॉल्यूशंस। हम हमेशा क्या करते हैं, देखते हैं इधर उधर, उसने कैसे किया, इसने कैसे किया, बहुत चीजों से इंस्पायर आप हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो आपका अपना है। हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग है। तो कोई चीज जिसको 8 घंटे में समझ में आती होगी, दूसरे को 6 घंटे लग सकते हैं, तीसरे को 12 घंटे लग सकते हैं। तो स्वयं को जानिए, स्वयं के पोटेंशियल को जानिए, उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसी सामर्थ्य की कमी को जब हम सोचते हैं तब हम शॉर्टकट्स देखने लगते हैं, लेकिन विश्वास मानिए, मतलब हर सामर्थ्य आपके अंदर है, उसको समझने की जरूरत है, मोटिवेट होने की जरूरत है। और जैसे उपनिषद में या हमारी फिलॉसफी में तो ये भी कहा गया कि हम लोग सब में ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर का रूप जैसे सोने को कितना भी आप छोटा छोटा कर देंगे तो सोना ही, गुण उसमें सोने के ही होते हैं। तो परमेश्वर का रूप सच में आप मानते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटीज होंगी, उसको आप मनन करेंगे तो स्ट्रेंथ अपने आप आती है। आपको मानना, बहुत निश्चय करके सोचना कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, और आप अगर नहीं उठते हैं तो देखना आप निश्चित 5 बजे उठोगे।
तो दैट डिटर्मिनेशन व्हेन इट कम्स, दैट स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, तो अपने आप चीजें होती हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बाकी लंबी कहानी हो सकती है, बुक्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन डिटर्मिनेशन अगर है तो आप जरूर जीतेंगे। थैंक यू। भैया, आपके इतने छोटे से संवाद के बीच कम से कम हम लोग को बहुत सारे मैसेजेस, 30-40 मैसेजेस आ चुके हैं थैंक यू के लिए एंड आपके गाइडेंस के लिए, आपके बोलते के बीच में, और जिस तरीके से आपने कोट किया। क्रांति प्रकाश जी, रुआ जानत नहीं की, जब रुआ जानत आवाज नहीं जाए के कहाँ बा ये रुआ कभी पता था। क्या करता है? जब रुआ कहनी है कि हाँ। आवाज क्लियर? अभी ठीक आ रहा है, बोलिए। आवाज आ रही है? और श्रेयसी जी, मैं छपाक में नहीं था, मैं धोनी में था। छपाक फिल्म मैंने नहीं की है, और बाटला हाउस में था। मैं आपको एग्जैक्टली यही बोलने की वेट कर रही थी। आई एम सो सॉरी पब्लिकली। नहीं, I was, can I tell you something? I was so starstruck when I saw you that I confused your Chhat song and the movie, and I was just going and checking on my mother, and she was watching Chapak, so it all got confused. I have seen no problem, Balta House. I've seen you in MS Dhoni, like you rightly said, and of course your advice is sir आंखों पे, मैं मातृभाषा पे अपने काम करूंगी। और मैम अभी एक और वेब सीरीज आई है सर, आप भी अगर सब लोग जितने लोग देख रहे हैं देखना चाहे, रक्तांचल नाम है उसका। क्या नाम? रक्तांचल इज ऑन MX Player। ओके, फ्री ऐप है, तो अगर वो देख सकती हैं तो देखिएगा और बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको। क्या बिहार से जुड़ा हुआ है कहानी? बिहार यूपी का है, पूर्वांचल की कहानी है, माफिया ये सब है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। बिल्कुल। हमारा वो सीजन खत्म हो चुका है एंड भैया को क्लिक्स कर करके उसके स्क्रीनशॉट हमने भेजे हैं जो आई नो अब लगा था ठीक हो गई, बोलिए। लोगों को पता भी है कि किस किस पे बेस्ड है। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ किस पे है ये कहानी। कहनी कि जब ये ना पता रही कि हम जब आई कहाँ से बनी तो जाए के कहाँ पर पता नहीं हमें। जी जी। क्रांति प्रकाश झा अब यहाँ से आगे कहाँ जाइए और हमने के जो यूथ हिजा जुड़ल बन, हाँ, उनका खातिर का रास्ता बताओ था कि वो उनका स्ट्रगल करके आगे लाइफ में कैसे ऑब्स्टेकल्स के आपके फील्ड में जो थोड़ा सा जो ऑब्स्टेकल्स थोड़े दूसरे तरह के हैं, हमारे घर वाले तैयार नहीं होते हैं किसी को एक्टिंग इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, उनको कैसे करेंगे, उनके लिए क्या? मैं फिर से वो पंक्ति दोहराना चाहूंगा कि देखिए, I shall be telling this with a sigh. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages, two roads diverged into one wood, and I took the less traveled by. And I guess that has made all the difference. मेरे पिताजी ने कभी नहीं, पिताजी को बहुत दुख पहुंचा था कि मैं यूपीएससी छोड़ के, उन्होंने एक ही बात कही सर जो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, कि आज तक होती है, कचोट आज तक रहता है कि बेटा मेरा सपना तो कुछ और था, आपने तो अपना सपना कुछ और बना लिया, पर मेरा सपना कुछ और था। आप कोई भी काम करें, जैसा सर ने अभी कहा है कि उसके लिए निर्णय करके करें। अगर जब तक आप खुद आप डिजायर है, लेकिन अब पिताजी हमारे कहते थे कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सिर्फ डिजायर करने से नहीं होता, डिजर्व करना पड़ेगा। तो जब मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी तो मैं भी बहुत मेहनत करता था, लेकिन ठीक है वो नहीं हुआ। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। एक्टिंग भी करने आया तो इट हैज टेकन मी ऑलमोस्ट लाइक 15 इयर्स नाउ। मुझे 15 साल हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। और ये देखिए, जो भी शहर में एक्टिंग करने आना चाहते हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा, चकाचौंध देख के मत आइएगा, क्योंकि ये शहर जो है ना, चकाचौंध पहचान लेता है आपके, कि आप चकाचौंध देख के आए कि वाकई में आप इस शहर में कोई अपना एक पैशनेट सा काम करने आए। क्योंकि बम्बई शहर ऐसा है कि आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन देने के पहले आपकी बहुत परीक्षा लेता है, और सबने दिए, मुझसे पहले मुझसे बाद हर लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो चकाचौंध देख के मत आइए।
और जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, खूब सारा नाटक कीजिए, जिंदगी देखिए, जिंदगी समझिए, किताबें पढ़िए, हिंदी किताबें पढ़िए। सर ये कमाल की विडंबना है यहाँ पे बम्बई शहर में, और खासकर हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। हिंदी फिल्में करेंगे हम लोग, हिंदी टेलीविजन है हमारा, सब कुछ हिंदी है, लेकिन हिंदी किताब के बारे में अगर आप कहिए कि भाई तुमने कभी निराला पढ़ी थी, तुम दिनकर को जानते हो, तुम चतुर्वेदी जी को जानते हो, किसी को पता नहीं है सर। हिंदी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की किताब आप पूछ लें, अगर वो जानते भी हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका स्टैचर जो है, लेकिन आप बाकी लोगों के बारे में पूछें, उनसे तो नहीं पता है उनको। विडंबना ये भी है सर कि हमें हमारी हिंदी अंग्रेजी में लिख के दी जाती है, देवनागरी में हमें स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। तो मैं हर बार, रक्तांचल भी मैंने किया, तो रक्तांचल में भी मैंने कहा अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि सर हमको हिंदी में स्क्रिप्ट दीजिए, क्योंकि हिंदी जो है वो हिंदी में मेरे कॉमा समझ में आता है, पूर्णविराम समझ में आता है, बाकी हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं अभी भी हिंदी में ही सोचता हूँ, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा बिहारी लोग अभी ऐसे ही होंगे, पर मुद्दा यही है कि लगे रहेंगे ना। तो अगर मैं कहीं पहुंच चुका हूँ, बाकी लोग जो देख रहे हैं, विकास सर ने अपनी मेहनत से इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया। शेरसी जी अभी भी ओलंपिक का सपना संजो के बैठी है कि हम लोग बिहार को लेके आएंगे, भारत के लिए लेके आएंगे। तो सब लोग अपने हिसाब से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो लगे रहना बहुत जरूरी है। और संस्कृत में एक शब्द है, एक कहावत है जो मुझे स्वामी रामदेव ने सिखाई थी। जब मैं स्वामी रामदेव का किरदार कर रहा था, उनसे मिलने गया था उनकी बायोपिक के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, एक बात मैं बताऊं। मैंने कहा हाँ स्वामी जी बताइए। तो इसको तू जो है ना क्रांति गांठ बांध ले। मैंने कहा क्या? तो चरे वहती चलते रहे, निरंतर चलते रहे। यही हम लोग कर सकते हैं, चाहे कोरोना हो, कोरोना नहीं हो, हम लोगों को चलते रहना है। क्योंकि जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, वो हर तरीके से हर चीज से लड़ जाती है, जूझ जाती है और जीत जाती है। तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप भी बनेंगे आईएएस, आप भी बनेंगे एक्टर। पर कुछ भी चीज किसी के कहने पे मत कीजिएगा। 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, चौथे साल आपको मन नहीं लगेगा, जो मैं भी कर रहा था। लेकिन जब मन लगने लगा तो फिर मैंने अपने जीवन के पता नहीं कितने साल यहाँ झोंक दिए। तो बस लगे रहिए, करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब यहाँ पे हमारा लास्ट सेशन है, जहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए जिन्होंने सेंड किया है वो अभी आएंगे। सबसे पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं अभिषेक। काइंडली अनम्यूट होके आप अपने से पूछें। सबसे पहले मेंशन करेंगे क्वेश्चन किसके लिए है। अभिषेक जी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। मेरा प्रश्न क्रांति जी से है जी। 2012-13 के बाद हमने देखा कि बिहार और उत्तरांचल यूपी सेंट्रिक बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रहे हैं, मिर्जापुर और ऐसे बहुत सारे सीरीज हमने देखा। तो जो इसका शूटिंग होता है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो बिहार में और यूपी में, मतलब पूर्वांचल रीजन में ऐसे फिल्मों को शूटिंग करने का मौका मिले, ताकि यहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू। काश कि आप सरकार होते, हम सरकार होते, कल की पॉलिसी बना के परसों से शूटिंग शुरू कर चुके होते। मैंने 2 फिल्में, हम लोगों की टीम ने 2 फिल्में जो है देसवा भोजपुरी में बक्सर में शूट की थी, 1 महीना रह के। मिथिला मखान दरभंगा, मेरा नानी गांव पंचोब है, तारालाही, पूरे दरभंगा में हमने शूटिंग की थी। और लोग इतने अच्छे हैं, मतलब कहते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है अतिथि देवो भव, कि जब भी कोई अगर घर जाता है किसी के बिना पहचान का, भी उसको भात दाल चोखा तो कम से कम खिला ही देते हैं। इतनी आत्मीयता है। पर मुद्दा यह है कि क्या हमारे आपके कहने से तो होगा नहीं, सरकार ये पॉलिसी बनाएगी, यूपी के पास है। मैं अगर आज चाह लूं, आप यकीन मानिए कि मेरा मन नहीं करता हम माँ को छोड़ के, माँ हमारे पटना में रही छे, हमारा पूरा परिवार पटना में छे, माँ को छोड़ के हम बंबई शहर में रहे, हमको मन नहीं लगता है उतना, सही मानिए आप। लेकिन बिहार जाएंगे तो फिर मेरा घर नहीं चलेगा, करेंगे क्या वहां जाके? तो पॉलिसी हम आप सोच सकते हैं। और जब वहां पे गए भी थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। सरकार के पास पॉलिसी नहीं थी, सरकार के पास कुछ नहीं थी। सरकार, अब मैं यहाँ निंदा नहीं कर रहा जैसा शशि जी ने कहा, लेकिन उदासीनता है सरकार को। शायद आर्ट एंड कल्चर से ये भी उतना मतलब नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि जमीन नहीं है, राजगीर में जमीन लेके शायद रखी हुई है, अभी तक फिल्म वहां पे फिल्म स्टूडियो बनने वाला है, बनने वाले हम भी सुन रहे हैं, अभी तक बना नहीं है। हम आप यही कर सकते हैं कि मैं भी बिहार जाके काम कर सकता हूँ, वहां के लोगों को काम दे सकता हूँ। लेकिन मैं भी कोई बिरला का बेटा तो हूँ नहीं, अंबानी का। मेरे पास भी अथाह पैसा है, भाई जितने पैसे में ही होंगे उसी में जाके काम करना है। बहुत लोग चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अरे भैया जाके बिहार में शूटिंग कर सकते हैं, कुछ कह नहीं पाते हम, कहाँ रखेंगे आप? सलमान खान अगर आज पहुंच जाए बिहार, आप देखिए बिहार की क्या हालत होती है। सर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सर दर्द हो जाएगा सर के लिए। वो लॉ एंड ऑर्डर रखोगे कहाँ पे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? तो वो तो सरकार बनाएगी, हम आप नहीं बना सकते हैं। हम आप मैंने प्रयत्न किया, प्रयास किया, मिथिला मखान बना के अवार्ड ले आ सकते हैं, लेकिन बिहार के लोग अभी उदासीन है, उनको ना अपनी भाषा से मतलब हो रही है। मैं मुंह पे कह रहा हूँ सबके, इतने लोग हैं जो नहीं बात करते हैं, जो नहीं जानते हैं। कितने लोग जानते हैं, अगर आप छोड़ दें कि
बिहारी बिहारी कोई नहीं जानता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, किसी एक की नहीं है। और खासकर सरकार, अगर कोई भी सरकार का आदमी सुन रहा हो और अगर जीएन सर सुन रहे हो तो प्लीज मैं आपसे चाहता हूं कि आप पहल करें इसमें और एक बिहार को एक ऐसा स्टूडियो दें, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, जहां पे लोग आके वहां शूटिंग कर सकें। ये बहुत जरूरी है, रोजगार मिलेगा। और लोग, ऐसा क्यों होता है विकास सर, मैं आपसे सवाल ही पूछना चाहता हूं कि बिहार की छवि ऐसी क्यों है बिहारियों की, या तो आईएएस आईपीएस होगा या लेबर होगा, बीच में कहीं कुछ होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है सर? ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इसी को तो बदलना है ना, हम लोगों को सोचना वही होगा। जैसे मैंने भी कहा कि बहुत पढ़ के उसकी सोच वही थी कि रेलवे गैंगमैन बनो ताकि सरकारी नौकरी लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये सोच है, वो प्राचीन काल में देखते हैं, या जो हमारी संस्कृति रही है उसमें ऐसी सोच नहीं थी, हम ऐसे नहीं थे। कुछ ना कुछ हुआ है, उसको बदलना है। उसी को बदलने के लिए हम लोग बैठे हैं, आज सोचने बैठे हैं। बिल्कुल, किसी चीज ने हम लोग को बहुत पिंच किया है, उसको बदलना है। उस चीज को ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस जवाब मिल गया होगा, शायद सबको मिलके करना पड़ेगा। आपका भी जवाब आया। आपने गोविंद सर से, जीएन सर से पूछा था गोविंद भाई कुछ करो, उनका आया है ट्राइंग डियर। गोविंद भाई ने, गोविंद सर वो हमारे सीनियर है, भाई नहीं कह सकते। गोविंद सर, तो उनका आदत से ट्राइंग और मैसेज मेरे मोबाइल पर भी आ गया उनका। तो थैंक यू सो मच। हमारा समय सीमा हम समय सीमा को पार कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस क्रांति भैया के एक्टिंग पर है, और बाकी कमेंट्स विकास सर के और शशि के थैंक्स के लिए है, जो उन्होंने अपने फील्ड में उनको गाइड किया, उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया। आप तीनों पार्टिसिपेंट्स, आप तीनों स्पीकर, आपने बहुमूल्य समय निकाल के आप आए हमारे साथ में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू क्रांति जी, थैंक यू श्रेयस जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिविक्रम जी। और इतने पावरफुल सेशन के बाद, इतने पावर पैक सेशन के बाद, मुझे लगता नहीं कि आगे के सेशन को उत्साहजनक कैसे बनाना है, ये आगे की चुनौती है। बट हमारे वक्ता, उनका जो योगदान है, उनका जो अकॉम्प्लिशमेंट है, उनका जो अचीवमेंट है, हम सब जानते हैं। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक, ये मेरी ड्यूटी पहली थी हालांकि, त्रिविक्रम जी फॉर मैनेजिंग द सेशन सो वेल, बिकॉज मैनेजिंग स्टॉलवर्ड्स इज नेवर एन इजी टास्क। सो सभी स्टॉलवर्ड्स को, सभी क्वेश्चंस को अच्छे मॉडरेशन के साथ लिया आपने। त्रिविक्रम जी इज अ कोर ग्रुप मेंबर ऑफ बिहार यंग थिंकर्स फोरम. He has done his education in history and business management, and presently he is a managing director and trustee at Gopal Narayan Singh University and Narayan Medical College Hospital, Sasaram, Bihar. And friends, you should be proud to be aware of this fact that his hospital is the first private hospital who is taking care of all the COVID-related issues. So we are truly privileged to have in between us Trivikram ji as one of our core members, and I'm sure we'll have more meaningful engagement in the future as well. For the next session, which is going to be an interesting session, and as we envision the Bihar Young Thinkers Forum or Bihar Young Thinkers Meet as the speaker session, the speakers' remarks, the speakers giving their mentorship, one of the most important aspect is the participants' engagement as well. So for that, I would request, in fact, this is, according to me, if you ask me, this session is something which is very important, where the participants come forward, they propose their ideas, they do the brainstorming, they do the thought process, and they constructively engage in a solution-oriented conversation. So, in the span of the next 1 hour, you will be witnessing excellent set of presentations focused on the issues and challenges and opportunities of Bihar. And I would request my dear friend and one of our core group members of Bihar Young Thinkers Forum, Shri Abhishek Ranjan, who is a public policy enthusiast or an expert. He is deeply involved with the Delhi policy circuit and someone who has been closely working with the policy makers. He's based out of Delhi and alumnus of PRS Legislative Fellowship. So, and again, a proud, we're very privileged to have Abhishek ji amongst us. So I request Abhishek ji to take over this session from me. Over to you, Abhishek bhai. Thank you, Guru Prakash ji. So the idea of this session, the participants' presentation, is to, whatever ideas which we have for our Bihar. So we have given a chance to our participants to present their ideas and share their ideas with us. तो जैसा अभी क्रांति प्रकाश जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी बोला कि पॉलिसी तो हम सोच सकते हैं ना, उसके बाद हम लोग उसको विचार रख सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे पॉलिसी हमारे दिमाग में होता है, तो हम अगर कहीं शेयर करेंगे तो उसका वैल्यू हो सकता है कम रहे, लेकिन एज अ फोरम अगर हम इस पॉलिसी को एज अ फोरम कहीं प्रेजेंट करेंगे या किसी
सरकारी माध्यम के पास जाके करेंगे तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहे। इसलिए आज हम लोग सब एक साथ सम्मिलित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पार्टिसिपेंट प्रेजेंटेशन से। हमारे पास काफी संख्या में पार्टिसिपेंट्स का पीपीटी पहुंचा था, आप लोगों को भी लिंक गया होगा। तो करीब करीब 100 के आसपास पार्टिसिपेंट प्रेजेंटेशन था। तो उसमें से हम लोग कुछ टॉपिक को सेलेक्ट करने में सफल हुए और मैं सबसे पहले बुलाऊंगा आशीष नीरज जी को, जो कि डीयू के ग्रेजुएट हैं और जीएसटी मैटर के एक्सपर्ट हैं और स्पेशल ऑडिटर भी हैं। तो मैं उनके साथ स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूंगा और वो अपना पीपीटी स्टार्ट करेंगे। ओवर टू यू आशीष जी। Ashish ji, you can share now your PPT and you can start. Good afternoon, everyone. Is my PPT visible? Yes, yes, completely visible. Okay, sir. Go ahead. Good afternoon. सबसे पहले तो मैं बिहार यंग थिंकर्स फोरम को थैंक्स दूंगा कि उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मेरा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑप्शंस इन बिहार। जो मेरा फोकस्ड एरिया है वो मैं मतलब 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि किसी तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ मखाना कर सकें। मखाना जिसे गॉर्गन नट और फॉक्स नट कहा जाता है। बिहार जो कि इंडिया के टोटल मखाना प्रोडक्शन का 85% अकाउंट करता है। बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है कंस्टिट्यूटिंग मधुबनी, दरभंगा, अररिया, सहरसा, किशनगंज, ये एग्रो क्लाइमेटिकली काफी सुटेबल है मखाना कल्टीवेशन के लिए। और मखाना के डिफरेंट यूजेज हैं, सच हम स्वीट्स यूज करते हैं, स्नैक्स यूज कर सकते हैं, काफी डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे इसका यूज हो सकता है। जैसे कि एक मैंने फोटोग्राफ भी यहाँ दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट पैकिंग साइज अवेलेबल हैं। और अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मखाना का इंटरनेशनल मार्केटिंग करें तो ये बिहार के एग्रीकल्चर के लिए और किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। सेकेंड है इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जिसका प्रैक्टिस बेसिकली मिथिला रीजन में किया जाता है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा इसका प्रचलन है। इसका ह्यूज इंटरनेशनल मार्केट है और काफी अच्छे प्राइस भी फेच हो रहे हैं। बट अभी भी मैं जब बिहार जाता हूं तो मुझे काफी इंक्वायरी आता है लोगों से कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को बड़े मार्केट पे ले जाएं। तो कुछ ही प्लेयर्स अभी इंटरनेशनल मार्केट में जाने में सक्षम हो पाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि किसी भी तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने ताकि हर औरत मधुबनी पेंटिंग को इंटरनेशनली सेल कर सके। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम पूरे इंडिया में देखें कि किसी एक आर्ट में सबसे ज्यादा पद्मश्री किसे मिला है, तो वो मैंने जो अपना एनालिसिस किया है तो वो मिथिला पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा, जगदम्बा देवी जी से लेके अब तक सबसे ज्यादा मिथिला पेंटिंग के लिए मिला है। फिर एक चीज मैं फोकस करना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग हो सिक्की कला की। सिक्की कला जो कि एक इंडियन आर्ट है, मिथिला रीजन में ही प्रैक्टिस की जाती है। सिक्की ग्रास, सिक्की एक घास होता है जिसको पहले सुखा के रंग करके जो हमारी वुमेन हैं, गांव की औरतें हैं, वो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स बनाती हैं। रेगुलरली प्रेसिडेंट्स ने नेशनल अवार्ड दिए हैं सिक्की कला प्रोफेशनल्स को, बट स्टिल इसका प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। इसको डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में यूज किया जा सकता है, बास्केट, हैंड फैंस के रूप में यूज किया जा सकता है और गिफ्ट आइटम्स के रूप में यूज किया जा सकता है। फिर मेरा 2 फोकस होगा कि हम बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा दें। तो टूरिज्म में मेरा एक फर्स्ट प्रपोजल होगा कि हम जो दरभंगा फोर्ट और उसके आसपास के बिल्डिंग्स हैं उनको, और जो हमारा पटना का म्यूजियम है, उनको अगर हम मर्ज कर दें तो एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। दरभंगा फोर्ट जो है वो 1 किलोमीटर लॉन्ग है और 500 मीटर टॉल है।
जो कॉम्बो ऑफ फोर्ट प्लस म्यूजियम, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक काफी सक्सेसफुल मॉडल है। जैसे हम मेहरानगढ़ फोर्ट देखते हैं जोधपुर में, वहां पे भी लोग ज्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे एक अंदर इतना बड़ा म्यूजियम भी है। तो अगर हम पटना म्यूजियम को शिफ्ट करके दरभंगा और उसके आसपास जो इतने पैलेसेज बिल्डिंग्स हैं, दरभंगा किला है, उसके आसपास और काफी अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, उनमें अगर शिफ्ट किया जाए तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है मिथिलांचल के लिए, उसको काफी प्रमोट किया जा सकता है। फिर मैं चाहूंगा कि बड़ी पटन देवी जो कि पटना में एक शक्तिपीठ है, उसका एक प्रॉपर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इसका प्रचार प्रसार हो बिहार सरकार के द्वारा। पटन देवी जो है वो भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। जो वेदों के अनुसार देवी सती का राइट जांग जो है, राइट थाई जो है, वो उस जगह पे गिरा था जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया था। और ये अगर ऐसा होता है तो होटल इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लास्ट में बोलूंगा कि रिवाइवल ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन बिहार में शुगर के पास ये पोटेंशियल है कि वो ब्राजील को भी बीट कर सके, बट उसके लिए मतलब पूरे इंडिया में ये पोटेंशियल है कि ब्राजील को भी बीट कर सके, बट उसके लिए यूपी और बिहार इन जैसे स्टेट्स को ज्यादा आगे आना पड़ेगा। बिहार का जो क्लाइमेट है वो शुगर के लिए काफी यूजफुल है। और लेकिन आयरनी ये है कि 28 में से 17 चीनी मिल अभी भी बंद हैं। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस पे काम करे और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व करे। लैंड ग्रैबिंग की सिचुएशन की जो समस्या आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि जो बंद कर पड़े हुए कारखाने हैं उनके पास ऑलरेडी काफी सारा लैंड है। तो अगर, और यहाँ पे एक मैंने केन मैप ऑफ बिहार भी प्रदर्शित किया है, तो इस तरीके से मैं चाहूंगा कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो फिर बिहार का डेवलपमेंट हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ashish ji. Next up, we have Mr. Nityanand. So, Mr. Nityanand Deepak is a native of Bihar and alumnus of Hindu College and School of Economics, and he has over 19 years of experience in Asian and African countries on various health projects. His vision and plan is to reach out to the richest parts of Bihar to save children from preventable death. Let's see what he has to say. Over to you, Nityanand Deepak ji. One second. मुझे unmute करेंगे please? Yes. Now you're on. Yes. मेरी आवाज आ रही है अभिषेक आपको? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ. Hello. Can you share your presentation? Right. जी. Yes, we can see now. Over to you. Right. Good afternoon, everybody. जैसा अभिषेक जी ने परिचय दिया, thank you so much, Abhishek, for your kind words. Thank you for inviting me to be part of the virtual Bihar Youth Thinkers. I won't waste much time talking about my commitment for my state, but I just want to talk about what we are attempting right now to unify me. So the idea is right now, I'll go to the basic defining a problem. We are actually in a health sector and we are trying to address immunization as a big problem, not only in India, globally. A lot of international organizations and the governments of our various states are facing. So just to give you some sense of how things are in terms of globally, every year approximately 30 lakh children die
ड्यू टू द प्रिवेंटेबल डिजीज जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, हर 5 में से 1 बच्चा जो है वो अनइम्यूनाइज्ड रहता है हमारे वर्ल्ड में। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे NFHS 4 के हिसाब से, तो अभी भी हमारे पास 62% पॉपुलेशन जो है वो इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब फुली इम्यूनाइज्ड है, 38% अभी भी अनइम्यूनाइज्ड है। साउथ एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो है अभी भी अनइम्यूनाइज्ड है। ये गवर्नमेंट के लिए, WHO के लिए, कावी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास वैक्सीन है अवेलेबल, फिर भी हम लोग उनको वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। Why are we letting our children die? I mean, there are preventive medicines are available. So it's largely we believe that हमारे research से पता चला कि it's basically lack of the poor monitoring system. Government and health organizations still using a paper-based system. I'm just going to give you a little brief of what we do at Immunify Me. Immunify Me is basically here to solve that problem which is being done by many players in terms of by developing a lot of vaccines and a delivery mechanism, but monitoring is a big gap. So what we have developed a cloud-based ecosystem which has the complete web interface. We also develop an app which is for a doctor and the provider and the family. It has a smart card, QR coded, and it sends an automated reminder to the parents that when is the immunization is due for your particular baby, and where they need to go. If there is a nearby camp also, we send reminder to the parents about that. Digital records keeping makes it very convenient for tracking the child immunization. We have a GPS tracking mechanism that you could be able to, policymakers or a government officials would be able to even identify which particular village or which particular boy or a girl is missing out on a particular vaccine. So it eliminates the paperwork. So what we want to say that for this work, when we came up with the innovative technology of mobile technology, we presented to the various international forums. We talked about our work and we got 8 awards and grants across the world. One of the most prestigious award is the Gavi Infuse for 2018. Immunify Me has been recognized that it can change the world by using a simple app, and to do so, as I want to say that we have working in various countries across different continents. In India में हमने सबसे पहले काम अपने राज्य में अपने डिस्ट्रिक्ट से रोहतास से शुरू किया है. रोहतास में we collaborated with the Narayan Medical College and वहाँ पे हमारा पहला most marginalized community के साथ कैसे पहुंचा जा सकता है. I really congratulate the work of Narayan Medical College and the team, their willingness to accept this new technology, that how can we be able to reach out to that left out child. And I think we have been getting a phenomenal response from the team. Even the ANMs, the nurses in a rural setting could be able to use our app. So as I said that we talked about these two, Immunify Me and Narayan Medical College collaborated, and this is the first time we are doing that in India in the rural setting. The main objective of the project was just to create a model which starts from Bihar and will scale it up in the entire country and the world. This app is not meant for a particular location, it is country agnostic, and we are going to talk about identifying the key barriers, what are the facilitating factors, that how can we increase the immunization, and we also want to develop a model to which we can take it to the larger geography. There are challenges and opportunities we define that in earlier system, there's a lot of paper booklet, there's a doctor having much control on the information, parents do not understand what are the growth pattern of a baby, not know how and communication between parents and the service provider. So we are being able to provide all that vis-a-vis all the problem is been faced by the parents and the service provider in the previous format. Just to give you one example of how these our app look like, we develop a growth chart of a baby, which is the blue line you can see, which is talking about a different time period. The growth chart of a baby has been mentioned. So it could also, parents could be able to track that if the baby is having a nutritional deficiency
or is moving towards autism or certain kind of a disease, which could be able to be, we could be able to predict and using artificial intelligence, and we could be able to provide a nutritional guidance to the parents also. Just to give you another glimpse of how our dashboard look like, if you look at the geographical map, as I said that it has a GPS tracking. If you can look at the one of the flag in a map, that which is the one particular baby Kaveru has been missing on a particular vaccine. So it will even, if one can be able to identify the looking at the geographical map also, that which one is missing. Just to cover another level, just go to the another level apart from facilitating through app, we decided that we will be also developing a mobile vaccination clinic, and we are collaborating again with the Narayan Medical College for that, and we hope to we develop a kind of a prototype and going to implement soon after this COVID phase gets little settled down, that we will go to the village and community, to the hard rich areas with the tribal communities, and we would be able to provide vaccination at the doorstep. I would just say that, I mean, this is basically to conclude that our attempt is to not to leave any child unattended. The idea is just that how can we be able to make the system more efficient, that child death can be prevented, infant mortality can be reduced, and I'm very privileged to be part of this project. I'm very privileged to be part of this attempt of making Bihar as a model, and then it would be replicated across the globe. Thank you so much. I want to introduce Akash Kumar, who's from Bihar, and he's from current studying in the IIT Chennai. I want to please Mr. Akash Kumar just share screen. Yeah. Is my screen visible? Is my screen visible? Yes, your screen is visible. Sure. So yeah, let's dive right in. तो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बिहार में जो एग्रीकल्चर सीन है उसमें क्या रिफॉर्म्स किया जा सकता है, क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके ऊपर है. तो लेट्स स्टार्ट एंड आई वांट टू एट द आउटसेट आई वांट टू पुट दिस थॉट अवे कि लोग सोचते हैं कि जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उससे एग्रीकल्चर compete करता है, पर ऐसी बात नहीं है. दोनों हैंड इन हैंड जा सकते हैं और एक्चुअली एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से फायदा होता है. और ऐसा आज से 100 साल पहले अंबेडकर ने कहा था. तो उस कोट के साथ लेट्स स्टार्ट दिस. तो लेट्स फर्स्ट लुक एट द प्रॉब्लम्स कि बिहार में जो एग्रीकल्चरल सीन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है. तो बिहार की जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे आप किसी भी सीरियल की या फिर किसी भी पल्सेस वगैरह से लेके किसी भी अनाज की ले लीजिए, तो काफी कम है. और उसका जो कारण है उसको मैंने 6 मेजर बकेट्स में ग्रुप किया है. तो वो जो 6 चैलेंजेस हैं उनमें एक चैलेंज है, पहला चैलेंज है कि मार्केट लिंकेजेस की कमी है. यहाँ पे बेसिकली वैल्यू एडिशन नहीं होता है जो भी प्रोड्यूस होता है उसमें, और बड़ी कंपनीज तक पहुंच नहीं पाता है जो भी प्रोड्यूस होता है. दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है. तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर रेन फेड है. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की भी बहुत कमी है, और लोन्स वगैरह मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. फिर से प्राइवेट प्लेयर्स बिल्कुल उस मार्केट में है ही नहीं, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी बहुत कमजोर हैं बिहार में. लैंड होल्डिंग्स की जहां तक हम बात करें तो लैंड होल्डिंग्स काफी छोटी छोटी हैं और वो इतने टुकड़ों में बढ़ चुकी है कि प्रोडक्टिविटी काफी नीचे चली गई है. उसके साथ साथ हम डेफिनेटली देखते हैं कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है. हर साल कभी इस इलाके में बाढ़ होता है तो कभी किसी इलाके में सुखाड़ होता है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि एक्नॉलेज करना काफी जरूरी है कि हमारे यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कई ऐसे लोग हैं जो कि कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, पर चूंकि उनके पास कोई और काम नहीं है इसलिए खेती में अटके हुए हैं. वैसे लोग भी काफी हैं, तो उनको भी एग्जिट देना होगा. ये भी एक समस्या है. तो लेट्स लुक एट इसका मैं एक कारण मानता हूँ कि जो सरकारी कंट्रोल है कृषि पे वो हमेशा से हमारे यहाँ काफी ना केवल बिहार में बल्कि पूरे इंडिया में कृषि को काफी तगड़े तरीके से कंट्रोल किया गया. और ये जो है ये सबसे बड़ा कारण है कि खेती
छूटी रह गई 1991 के जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हैं उनसे, और उसका असर ये हुआ कि हमारे यहाँ सर्विसेज इंडस्ट्री तो आ गई, बट एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में योगदान था वो कम का कम रह गया। तो बट इसके साथ साथ एक और चीज हमें देखनी होगी कि जो बिहार है, हमारा बिहार कई मामलों में लीड भी करता है और कई मामलों में एक रोल मॉडल भी है देश के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एपीएमसी लॉ है, जिसको अभी जिस रिफॉर्म को लाया है मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के तहत, और बेसिकली एग्रीकल्चर जो भी एपीएमसीज हैं उनकी मोनोपोली को यानी जो आप केवल मंडी में बेच सकते थे, उसको जो खत्म किया है मोदी सरकार ने पूरे भारत में, इसको बिहार ने 2006 में कर दिया था। बिहार पहला ऐसा राज्य था देश का जिसने ये किया था, और उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने भी ट्राई किया, और अब मोदी सरकार ने 2 बड़े रिफॉर्म घोषणा किए। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके कारण हमारे यहाँ वेयर हाउसेज नहीं है, पूरे इंडिया में कोई भी वेयर हाउसिंग नहीं करना चाहता है, कोई भी रखना नहीं चाहता है ये कृषि को के जो भी मटेरियल है उसको प्रोक्योर करके, क्योंकि जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा दिया जाता है तो थोड़े भी दाम बढ़ने पे पुलिस आके सीज कर लेती है उस सामान को। तो वो अब हटने के साथ साथ जो अब एक रास्ता है आगे के मार्केट का, वो काफी खुल चुका है, और अब जो भविष्य है वो जरूर उज्जवल है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बिहार में जो सुसाइड रेट है फार्मर्स का, जो कि काफी मतलब महाराष्ट्र वगैरह में काफी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो बिहार में उतना नहीं है। तो अब देखते हैं हम कि अब क्या किया जा सकता है। तो लेट्स लुक एट लाइक पॉलिसी रिकमेंडेशंस वेयर वी रियली कैन ब्रिंग सॉलिड चेंज। तो मैंने जो 6 प्रॉब्लम्स गिनाए थे उनके लिए मेरे पास एक 6 पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी हैं, और ये जो 6 पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं वो अगर बिहार सरकार करे तो डेफिनेटली बिहार वुड लीड द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारे यहाँ बारिश भी अच्छी है और हमारे यहाँ जो सॉइल क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो सबसे पहली जरूरत जो है वो ये है कि एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट है उसको कम किया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम इतना ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार प्रोक्योर करती है क्योंकि जो किसान है वो कैश क्रॉप्स उपजाते ही नहीं है, और किसानों को इंसेंटिव ही नहीं होता है बाकी चीजें करने का। साथ साथ जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है उसको खत्म करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि किसानों को सपोर्ट नहीं देना चाहिए, किसानों को पीएम किसान जो स्कीम है उसके तरह एक जैम बेस्ड मॉडल बना के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए, रेदर देन थोड़ी सीड पे, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पे, थोड़ा फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देने के बजाय, क्योंकि वो जो सब्सिडीज है वो मार्केट को डिस्टॉर्ट करती हैं। उसके साथ साथ एक प्रॉमिस होनी चाहिए मार्केट को कि लोन वेवर नहीं होगा, क्योंकि लोन वेवर से किसानों को लॉन्ग टर्म में बहुत घाटा होता है। क्योंकि सारे किसान पहली बात तो लोन ले भी नहीं पाते हैं, जो गरीब किसान है वो छूटे रह जाते हैं इस मार्केट से, और इसके साथ साथ होता क्या है कि प्राइवेट क्रेडिट मार्केट जो है वो डेवलप नहीं कर पाता। तीसरा जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है मेरे समझ से वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करना चाहिए और कंपनीज को डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्योर करने देना चाहिए। बीच में जो बिचौलिए हैं उनका जो मार्केट है उसको खत्म करने से होगा क्या कि किसानों को उचित भाव मिलेगा, और वो एक खुद मार्केट का तरीका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का। साथ में जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो बिहार के लिए उतना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है फ्लड्स और ड्रॉट, यानी बाढ़ और सुखाड़। तो उसके लिए जो विबकी मॉडल है, जो वेदर इंडेक्स बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल है, जिसका प्रीमियम काफी कम होता है, किसानों को उसमें बहुत कम पैसा देना पड़ता है और राज्य सरकार उसको सब्सिडाइज भी कर सकती है। उससे क्या होगा कि जिस इलाके में फ्लड या ड्रॉट होगा वहाँ सारे किसानों को प्राइवेट इंश्योरेंस भी, मतलब जो प्राइवेट इंश्योरेंस हैं वो भी उसका भुगतान करेंगे, और इसके जो प्रीमियम्स है उसको राज्य सरकार भी भर सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमने बात कही कि काफी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर से हम लोगों को निकालना भी होगा एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो कृषि की खेती है वो काफी सस्ती है, और उसका ये कारण है क्योंकि उस पर कुछ और नहीं किया जा सकता। तो इस लॉ को हटाना होगा और इनेबल करना होगा बाकियों को कि किसान अपनी जमीन को लीज कर सके, रेंट कर सके, और किसी और पर्पस के लिए भी उसको कन्वर्ट करना आसान हो जाए। तो दिस विल मेक much easier to exit the agricultural market, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और साथ में जो अंतिम है कि अब एग्जिट करके लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो जो उसके लिए है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पूरा चेंज करना होगा, जो उत्तर प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स वहां स्टार्ट हुए हैं इस कोविड के आफ्टर मैथ में। तो वहां से हम इस बात की सीख ले सकते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स की काफी जरूरत है, लैंड रिफॉर्म्स की काफी जरूरत है, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स वो तो थोड़ा केंद्र सरकार का एरिया है, बट
जो भी रिफॉर्म्स राज्य सरकार कर सकती है वो राज्य सरकार को करना चाहिए। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ये भी होगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बिहार में ज्यादा से ज्यादा आएंगी। सो ये मेरे पॉलिसी रिकमेंडेशंस थे। मैं एंड करूंगा इसको, शरद जोशी जो कि राज्यसभा के सांसद थे 2004 से 10 और काफी बड़े किसान नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि खेती के साथ कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हमेशा सरकार है। सरकार को, अगर सरकार पीछे बैक सीट ले और फार्मर्स को फ्रीडम दे, फार्मर्स को ये फ्रीडम दे कि वो अपना प्रोड्यूस बेच सकें, तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। अगर किसी के पास, आपके पास सवाल हैं, आइडियाज हैं, तो कृपया मुझे जरूर ईमेल करें या फिर फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर पे कनेक्ट करें। थैंक्स। Thank you, Akash. Such a nice presentation on agriculture-based annual solution. Now I want to introduce Harshit. Harshit, are you here? Yes, I am here. Harshit, now please share your screen and show your presentation. Sure. And we will take a question on the last session. After this session, we will take question and answer collectively. Okay, Harshit, please share your screen. Hello. Harshit, you are audible. Please start. Okay. Are you there? Yeah. So, good afternoon, everyone. We are presenting today on the topic titled "Creating Adequate Fiscal Space for Labor Law and Healthcare in Bihar." And this topic is in light of the Honorable Supreme Court order dated June 9, 2020, in the case called In Re Problems and Miseries of Migrant Workers. So, before we start, just a brief background. In this short presentation, which we plan to keep of not more than 5 minutes, we do not want to present any data or facts or figures, or do not want to show you complicated charts or graphs, क्योंकि हम आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये एक फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्सेशन हो, जहाँ पे हम ब्रॉड पॉलिसी पॉइंट्स पे बात करें और देखें कि ये कोविड-19 क्राइसिस के लाइट में which are the three biggest ailments or three biggest challenges that we as a society have to face collectively, especially the Bihari community, because the Bihari community has faced the biggest onslaught, the biggest brunt of this COVID-19 crisis because of several issues such as reverse migration and also the collapsing health infrastructure. So in light of these, I am Harshit. I am a lawyer and advocate practicing in Calcutta High Court. I, along with two of my co-coordinators, we run a resource center called Shramik Sarthi, which is affiliated to Chanakya National Law University, Patna. And we have been doing research and policy work for migrant laborers for the past 1 month. And we have also been providing them relief and transportation facility from New Delhi to different parts of Bihar. So these are the three talking points that we have identified in the course of our experience of 1 month. The first being the issue of tackling reverse migration. The second being the issue of scaling up healthcare in the state of Bihar. And the third being focus on and ensuring access to quality legal education in the state of Bihar.
So very quickly talking about the issue of tackling reverse migration in Bihar. हम सभी को पता है कि कोविड-19 क्राइसिस के चलते भारी मात्रा में बिहार में वापस लोग आए हैं जो किन्हीं भी कारणों से पलायन करके बिहार से बाहर गए थे, अच्छी नौकरी की खोज में या 2 वक्त की रोटी की खोज में. So we all have seen that due to the stringent lockdown that was imposed, there was widespread economic inactivity. And due to this widespread economic inactivity, mostly people who were daily wagers, who relied on daily income to earn 2 square meals a day, they were left with no source of sustenance. And like any other individual, any normal human being would do in such times, they looked back towards their homes. And in large numbers, we have been seeing figures and videos on our phones, on our laptops, and on the TV screens for the last 3 months. In large number, people have migrated to the states of Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh. And to give you a broad data, it has been assessed that more than 10 lakh people have entered Bihar or are likely to enter Bihar due to this reverse migration that has started due to COVID-19. So what are the challenges that reverse migration poses? The broad challenges that reverse migration poses are challenges of healthcare in terms of providing an adequate institutional quarantine center. It also provides challenges of law and order because of rise of unemployment, rise of lack of livelihood and employment opportunities. There are chances that crime rate in several parts of the state might go up. And most immediate and probably the most important, the most significant challenge is the challenge of providing food security and immediate relief to all these people who are entering Bihar in terms of providing them food and social security and an overall net where they feel that their state, their home state is tendering to them. So what do we offer as broad policy recommendations to tackle this issue of reverse migration? We have seen that the central government has talked about and widened the net of Manrega in its various relief measures that it has announced in the spree of relief measures that have been announced in the last few months. So हमारी बिहार सरकार से ये प्रार्थना है कि चूंकि केंद्र सरकार की मनरेगा पे केंद्र सरकार का फोकस है, तो बिहार सरकार को वहां से क्यों लेना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ मिलके मनरेगा इकोसिस्टम को बेटर बनाना चाहिए ताकि जो इमीडिएट रिलीफ है वहां पे लोगों को तुरंत काम मिले और तुरंत कैश मिले जिसके माध्यम से कोई भी भूखा ना मरे, so that it may be ensured that nobody dies of starvation. The second recommendation is focus on schemes of direct benefit transfer. सभी को पता है कि ये भारतीय सरकार का 2014 से प्लान रहा है जहां उन्होंने जनधन अकाउंट के माध्यम से सभी के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा भेजने का प्रावधान किया है ताकि कैश की सुविधा सभी के पास उपलब्ध रहे और खास करके कोविड-19 क्राइसिस के समय कैश का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो 2017 का डेटा हमारे पास आया था कि 80% अडल्ट्स के पास भारत में एक बैंक अकाउंट आ चुका है. तो जो केंद्र की सरकार ने जो ये काम किया है 80% अडल्ट्स को बैंक अकाउंट देने का, उसका फायदा उठा के राज्य की सरकार कम से कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकती है और ये इंश्योर कर सकती है कि कोई भी, जैसा कि मैंने बोला, भूखा ना मरे या किसी के पास कैश का अभाव ना हो ताकि खाना, पानी, दवाई, ये जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं ये सबको मिलती रहे. Our third recommendation is relating to land reforms and food security and ensuring diverse livelihood. So what do we mean when we say diverse livelihood? We know that people migrate out of Bihar because they do not have any other basic means of sustenance because of the incomplete land reform project that was left in the state of Bihar and it was never completed. So when land reforms happen and even small chunks of land parcels are provided to each family, these families will cultivate constituencies of having a backup, and this will ensure diverse livelihood so that one person of the family can still indulge in small time agriculture and the other person can go out of the state and still fend for the family by earning some sort of livelihood. So when we have developed a system of diverse livelihood, automatically this problem of migration or this problem of suddenly people thrown out of jobs and not being aware of where their next meal is coming from will automatically be dealt with. So land reforms and ensuring food security through fragmentation,
of agricultural land, equitable distribution of agricultural land has to be focused upon. Lastly, as other speakers have also mentioned, a capital intensive approach will also have to be undertaken, and establishment of new industries such as industries of sugar, industries of jute will have to be catered upon, so that industries complement agriculture and industrial development and agricultural development go hand in hand. Secondly, what do we mean when we talk about scaling up healthcare? So we have seen that countries across the globe have focused on creation of an adequate fiscal space where they reprioritize expenditure in public healthcare sector, because COVID-19 has taught a very important lesson that in times of crisis, it is only the public healthcare sector which is going to cater to the poor and the needy and the middle class alike. And the private healthcare sector will always be expensive and unaffordable and inaccessible for these people who occupy the lowest rung of the society. So the countries all across are once again doing new studies so as to increase investment in essential sectors such as healthcare. Bihar will not remain aloof from this new sort of fiscal setup that is coming into picture. And therefore, Bihar will also have to prioritize expenditure in public healthcare sector. Now, what do we mean when we say reprioritization of expenditure in public healthcare sector? Firstly, new hospitals, public hospitals have to come up, and it has to be ensured that they remain adequately accessible and affordable for people at large. Secondly, all those private hospitals which are built on public land or on public money, their reservations of beds in those private hospitals have to be ensured, so that people from BPL communities, people from downtrodden communities can avail themselves of getting a medication and hospitalization in those private hospitals. Also, investment has to be done in research and development in epidemiological studies, so that in the future हम इस हालात में हो आगे जाके ताकि हम ऐसे पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स को प्रेडिक्ट कर सके कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला हो तो हमारे पास ऐसी सशक्त एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हो जो कि इससे टैकल करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखे और ऐसे अनअवेयर्स कैच ना हो हम, और एक सिस्टम इन प्लेस हो जो कि ऐसे मेडिकल क्राइसिस, मेडिकल इमरजेंसी को टैकल करने में सशक्त हो. Lastly, our third broad talking point is about ensuring access to quality legal education. A complete citizen is somebody who is aware about their constitutional and legal rights and duties. संविधान का ज्ञान जिसको होगा, जिसको कानून का ज्ञान होगा, वो अपने आप एक बेहतर नागरिक होगा. और वो बेहतर नागरिक इस सेंस में होगा कि ना सिर्फ वो सरकार से सवाल करेगा, बल्कि वो सरकार के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के भाग भी लेगा और सरकार के प्रोग्राम्स को कॉम्प्लीमेंट भी करेगा. आज सरकारी योजनाओं की कमी नहीं, कमी है उसके इम्प्लीमेंटेशन की और नागरिक के पार्टिसिपेशन की. जब तक नागरिक की भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी सरकारी प्रोग्राम या सरकारी स्कीम सफल नहीं हो सकता. वो सफल तभी होगा जब लोगों को बेसिक बुनियादी लॉज के बारे में पता होगा. इसके बारे में सरकार ये कर सकती है कि सरकार सबसे पहले इंश्योर करे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे हेल्थ केयर में हो वैसे ही पब्लिक लीगल इंस्टीट्यूशंस हो जिनकी फीस कम हो, जहां पे एडमिशन हर दर्जे के, हर समाज के हर तबके को मिले और हर दर्जे के व्यक्ति को मिले, और वहां पे अमीरों का या फिर एक वर्ग विशेष का दबदबा ना. तो ऐसे लीगल ऐसे विधि विश्वविद्यालय या ऐसे लॉ कॉलेजेस जब बिहार में आएंगे तो अपने आप एक रिवॉल्यूशन होगा और लॉ के ज्यादा से ज्यादा हर तबके के, हर वर्ग के स्टूडेंट्स निकल के बाहर आएंगे. Another important thing is ensuring public participation and civic engagement in policy making. पॉलिसी मेकिंग कभी भी वैक्यूम में नहीं होनी चाहिए, और सिटीजन या नागरिक का रोल बस इतना नहीं है कि उसने वोट दे दिया और उसके रिप्रेजेंटेटिव जाके अपने मन से लॉ बना रहे हैं. सिटीजन की जिम्मेदारी वहां पे खत्म नहीं हो रही है. इसीलिए ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की और सिविक एंगेजमेंट की. सो आवर टू रिकमेंडेशंस आर फर्स्टली policy research and representation from stakeholders, interest groups, policy think tanks, and pressure groups should be taken so that people from different parts of the country, people from different parts of the state contribute
and therefore their ideas are taken on board. And secondly, outreach programs by partnering with Bihar State Legal Services Authority and premier law institutes like Chanakya National Law University, Patna, have to be started so that people are aware about the programs, the legal aid programs and different schemes of the state government, and बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लें और अपनी मौजूदगी वहां पे सबको फील कराएं. Arshit, please finish your presentation fast. Yes. So very quickly, I will wrap up in the next 50 seconds. We are Shramik Sarthi, a Chanakya National Law University Patna affiliated COVID-19 Response Resource Center, facilitated by Child Rights Center CNLU Patna. And in the last 1 month, we have helped 60 migrants reach home from Bihar, from New Delhi to Bihar. We have also provided dignity kits to around 300 workers in different parts of the countries. We have also established a website called shramiksarthi.in to collate and distribute government and non-government information to organize who are in need and receive representations on issues like the ones we talked about to the government on relevant issues. Thank you so much for affording us this platform and giving us time. For any questions, collaboration or assistance, you may contact us at cnlucovidresponse@gmail.com. Thank you so much. Thank you. Thank you for that thought-provoking session. So I think we have few questions also. So you can respond them now. So I think one of the question is डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी लैंडलेस टिलर या लैंडलेस फार्मर, जिसको कि हम लोग एक टर्म होता है शेयर क्रॉपर बोलते हैं, बिहार में वो सिस्टम खत्म करना पड़ेगा ताकि कोई मजदूर किसी दूसरे के खेत में जाके काम ना करे, जिसमें कि साहूकार का उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण चढ़ जाता है और वो पूरी जिंदगी वो और उसका परिवार वही ऋण पूरा करने में उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है. तो अगर आप ये इंश्योर करिएगा, देखिए जमीन ज्यादा नहीं है, कोई नहीं कह रहा है कि इतनी जमीन है कि सब में बराबर बराबर बट जाएगी, लेकिन अगर सबको थोड़ी थोड़ी जमीन मिलेगी तो जैसा कि मैंने ड्यूरेबल लाइवलीहुड के डुअल लाइवलीहुड के बारे में बोला, अगर एक डुअल लाइवलीहुड मिल जाए जहां पे सबके पास थोड़ी जमीन भी हो, सबके घर का एक लड़का या एक लड़की बाहर जाके काम भी करे, तो उस सेंस में एक सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी ज्यादा होगी, ताकि कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाएगा कि अगर मेरी नौकरी खत्म हो गई तो मुझे खाने के लाले, मेरी जमीन चली गई तो मेरे पास कोई साधन नहीं बचा. तो ये जो नेट है इसको वाइड करने के लिए लैंड रिफॉर्म बहुत जरूरी है. और लैंड रिफॉर्म जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको थोड़ी थोड़ी बराबर जमीन मिले. Thank you, Arshit, for that brilliant answer. I think we have one more question from Ratnesh Kushwaha for Mr. Nityanand Deepak. Ratnesh ji, if you can ask that question. Thank you, Abhishek ji. I have a question to Nityanand ji. He has told उन्होंने इम्यूनाइजेशन और टीकाकरण के पूरे एक नए कॉन्सेप्ट को हम लोग के बीच में रखा है. मेरा उनसे एक सवाल है नित्यानंद जी कि आपका जो ये नया टीकाकरण का प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम जियो टैगिंग, वो कैसे पुराने हमारे टीकाकरण की व्यवस्था से पूरी तरह अंतर है, उससे क्या मूलभूत फायदा होगा और उनके दोनों के बीच में बेसिक अंतर है, उसको जरा हम लोग बताने की कोशिश करें टैगिंग के अलावा. अगर मैं आपका क्वेश्चन सही सुना हूं तो आप पूछ रहे थे कि आप पुराने जो वैक्सीन टीकाकरण का जो व्यवस्था है और जो हम लोग लेके आए उसमें क्या डिफरेंस है, और दूसरा जीपीएस ट्रैकिंग, जियो टैगिंग, अपार्ट जियो टैगिंग, अपार्ट फ्रॉम जियो टैगिंग. थैंक यू रत्नेश जी. मैं
बताता हूँ। हमारे ऐप में जियो टैगिंग एक फीचर है, क्योंकि पॉलिसी लेवल पर अगर स्टेट लेवल पर हम डेटा को जब देखना चाहते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में या किसी पर्टिकुलर विलेजेस में या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में वैक्सीनेशन या टीकाकरण कम हो रहा है। उसका आइडेंटिफाई कर पाना रीजन वो समय लग जाता है जब तक ये सारे रिपोर्ट्स बन के जाते हैं। ये रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग टूल है, जहां से कि हम लोग कोई भी पर्सन जो पॉलिसी लेवल पर है या जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पर है, वो एक ऐप के थ्रू वो अपने देख सकता है कि कहाँ पे कौन सा बच्चा का वैक्सीनेशन नहीं हुआ और उसके क्या कारण है नहीं होने के, क्योंकि उसके लिए पूरे स्टेट का डेटा को उसको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। दूसरा ये है एडवांटेज हमारे लिए कि जो नर्सेज या एएनएम जो गांव-गांव में जाकर जो आंगनवाड़ी सेंटर पर टीकाकरण का कार्यक्रम करते हैं, उनके पास लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। गांव की बहुत सारी महिलाएं आ जाती है एक साथ में और समय कम होता है और उनको ये करना होता है, तो पेपर वाला रिकॉर्ड कीपिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और ये जो मैकेनिज्म है कि ऑलरेडी सिस्टम बिल्ट इन होता है और ऐप के थ्रू क्यूआर कोडेड स्मार्ट कार्ड हर बच्चे के लिए हम इशू करते हैं, और वो हर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कीपिंग में करीब करीब हमारा एक्सपीरियंस है कि 60 से 75 सेकंड तक का समय बचता है, जो रिकॉर्ड कीपिंग में अननेसेसरी हम वेस्ट करते हैं। तो डेटा सेफ्टी का जो कंसर्न है उसमें नहीं है, कन्वीनियंट है यूजर के लिए। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज वाली बात यह है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे के ग्रोथ चार्ट को देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। एक लास्ट पॉइंट जो सबसे यूनिक फीचर है हमारे ऐप का और हमारे प्लेटफॉर्म का, कि हमने न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को भी इनमें डाला हुआ है कि जैसे बच्चा का ग्रोथ हो रहा होता है, तो 0 to 6 months में, 6 months to 18 months में क्या खाने के लिए पैकेजेस होने चाहिए, और हर पेरेंट्स अपने अपने हिसाब से चीजें देते हैं या गूगल में सर्च करते हैं। कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी चला जाता है। हम लोग एक कस्टमाइज पैकेज प्लान हर पेरेंट्स को डायरेक्टली रीच आउट करेंगे जैसे जैसे बच्चे का एज ग्रोथ होता जाएगा। तो एक तो रिमाइंडर सर्विसेज के अलावा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हम बच्चों को देते हैं, जो उनके ग्रोथ के लिए, उनके किसी कॉग्निटिव ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ को मेजर करके हम उनको बता सकते हैं कि आप में ये कमी है, आप ऐसे न्यूट्रिशनल फूड से उनको सप्लीमेंट करें। एंड इफ नीडेड वी आल्सो एडवाइज देम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। Thank you Nityanand ji. I think we have a question for Akash. Akash, can you hear me? Sure. I think it was a great question. आशुतोष जी ने जो सवाल पूछा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, कि ठीक है वो महाराष्ट्र में वो जो रिच स्टेट्स है वहाँ के लिए एप्लीकेबल है, पर मेरा मानना है कि ये काफी हम पैटर्नलिस्टिक सोच है कि फार्मर्स को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और मैं कह नहीं रहा हूँ कि सपोर्ट हटाने के लिए, बट वो सपोर्ट अलग तरीके से देने की बात कर रहा हूँ मैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें परेशानी ये है कि वो मार्केट को क्राउड आउट करता है। यानी जब सारा अनाज सरकारी खुद खरीद के सड़ा रही है, तो मतलब प्राइवेट मार्केट उसे क्राउड आउट हो जाता है। तो उससे ज्यादा बेहतर यह है कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो पीएम किसान जो स्कीम है उसके मॉडल पे दी जाए, लंप सम सब्सिडी हो rather than minimum support price वाली से। Another thing that I'd like to say, हर्षित के presentation पे I disagree, it was a good presentation. I disagree on the land part, land reforms, because land reforms intentions अच्छे हैं, but it's simply not possible and it's actually a regressive thing to do, because अगर हम बांट दें, अगर और ज्यादा जमीन बट जाए, तब खेती का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको अगर ऐसा आपको लग सकता है कि ठीक है वो बंदा खेती करके खुद जी लेगा उस पे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन बिहार में बहुत ज्यादा है। और अब आप बात कर रहे हो उससे भी ज्यादा लैंड फ्रेगमेंट करने की, तो अगर लैंड इतना फ्रेगमेंट हो गया तो प्रोडक्टिविटी अभी कम है और उससे भी ज्यादा घट जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर आपको इक्विटेबल लैंड रिफॉर्म की जहां हम बात कर रहे हैं तो छीनना पड़ेगा। लोग, अगर भूदान आंदोलन होता है बिहार में नया, विनोबा भावे जी ने जो किया था वैसा, तो बिल्कुल वेलकम है। मतलब अगर लोग वॉलंटरी दे रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, पर छीनना इलीगल है। मतलब यही कहूंगा। और ये कहते हुए और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई डेफिनेटली अगर परमिशन हो तो मैं 1 मिनट या 1.5 मिनट में इसमें एक बार रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आकाश का सवाल बहुत वाजिब सवाल है और बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि ये किसी ने लिखा भी है कमेंट में कि ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड रिफॉर्म का आइडिया एक सोशलिस्ट हैंगओवर है। इससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये सोशलिस्ट हैंगओवर है, क्योंकि
कोई भी हो, चाहे वो सरकार अपने आप को कैपिटलिस्ट बोले, सोशलिस्ट बोले, कम्युनिस्ट बोले, क्या आज के दौर में कोई ऐसी सरकार है जो और किसान के लिए नहीं करना चाहिए? और कोविड-19 जिस एरा में हम लोग ये कर रहे हैं, यूथ फोरम, इससे बेहतर तो कोई आज का एरा ही नहीं है ये बताने के लिए कि क्यों पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना जरूरी है और प्राइवेट पे हम रिलाई नहीं करते। अभी देखिए आप, मैक्स हॉस्पिटल का दिल्ली का बिल चल रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पर बेड का 2 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। क्या मैक्स हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? बहुत बढ़िया हॉस्पिटल, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में जा सकते हैं? तो ये एग्जाम्पल मैं बस इसलिए दे रहा हूँ कि पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन होता है, उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एक मतलब होता है कि वो सरकार द्वारा सरकार के लोगों के लिए, तो सरकार द्वारा सरकार के लोगों के लिए चीजें जितनी ज्यादा बेहतर होंगी, वो क्राइसिस के समय में, इमरजेंसी के समय में लोगों के उतने ज्यादा काम आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आकाश का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जहां आकाश कह रहे हैं कि ऑलरेडी लैंड बहुत फ्रैगमेंटेड है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को, इसलिए मैंने ये भी बोला है कि जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऐसा नहीं है कि एक गरीब किसान को 1 हेक्टेयर लैंड मिल जाएगी। मेरा जो फोकस है, मेरा जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है डुअल लाइवलीहुड। और जो आकाश ये बोल रहे हैं कि उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है। मेरा ये इसीलिए मैंने अपने प्रेजेंटेशन में एक शब्द का उपयोग किया था, वो शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करना। कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करने का मतलब क्या होता है? अगर किसी को जमीन मिलेगी तो जमीन से राइट्स का एक एक्नॉलेजमेंट भी आता है कि मेरे पास अगर एक जमीन है तो मेरे पास एक एसेट है। उस एसेट का जो एक्नॉलेजमेंट है, ये बहुत बड़ा मोरल पॉइंट है, ये बहुत बड़ा मानसिक बढ़ावा देना है एक गरीब वर्ग के फार्मर को। जब जमीन आएगी तो उसके पास सवाल करने की ताकत भी आएगी। एक मिनट, आई वुड लाइक टू कम इन। हर्षित जी, एक मिनट, थोड़ा ये इनफैक्ट वी आर क्रॉसिंग द टाइम लिमिट, और बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा, और पर्पस ही ये है, ये हमारे पूरे संवाद का जो मंथन होता है, मंथन में क्या निकल के आता है, जो चर्निंग कहते हैं हम लोग, तो इस 2 दिवसीय बैठक के माध्यम से जो चर्न होकर के हम लोग ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हमारे रैपोर्टर्स नोट टेकिंग का भी काम कर रहे हैं। तो अपने पॉइंट व्यूज हो सकते हैं, बट फैक्ट्स आर समथिंग व्हिच आर अनचेंजेबल। बट द आइडिया बिहाइंड होल्डिंग द 2-day मीट is to confront those questions, is to have a fresh dialogue, is to have a debate where we actually confront the questions that are uncomfortable. बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जिससे हम कंफर्टेबल ना हो, लेकिन जैसा कि शुरुआत में ही रामाधव जी ने पृष्ठभूमि में कहा कि ये विमर्श का समय है, ये संवाद का समय है, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा और इतने अच्छे प्रेजेंटेशंस आए, और प्रेजेंटेशंस हालांकि और भी आए थे, और जिन लोगों का प्रेजेंटेशन, उनको भविष्य में हम लोग कई अन्य फिजिकल हो, वर्चुअल हो कार्यक्रम के माध्यम से एंगेज करने का प्रयास करेंगे। So I would like to thank all of you, every single participant who made an effort, and excellent subject and varied subject, कुछ agriculture हो, education हो, health हो. So this shows the academic rigor, the intellectual curiosity, and the vision and imagination of the Bihari youngsters. So I'm deeply thankful to all of you, and also Abhishek ji for handling this session, and rather a debated session. This is a very good sign. All of us we differ, वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन मनभेद नहीं होगा। ये थिंकर्स फोरम का की जो संकल्पना है, जो मैंने शुरुआती समय में भी कहा था कि जो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, एक एडवोकेसी ग्रुप के रूप में, हाउ डू वी मेक आवर वॉइसेस हर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये पहला दिन का पहला सेशन, पहला स्लॉट बड़े ही मीनिंगफुल तरीके से, फ्लॉलेस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। इसके लिए मैं अभिषेक जी का आभार करता हूँ, और इससे पहले भी जितने अपने मॉडरेटर्स थे और अपनी पूरी टीम जिन्होंने इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, कंप्लीट ग्रेटिट्यूड टू ईच वन ऑफ देम। वन स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट द नेक्स्ट स्लॉट, जो अगला स्लॉट हमारा 5 बजे प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए पहली बात तो हम लोग प्रयास करें कि 4:45 या 4:50 पे लॉग इन कर लें, ताकि सब लोग असेंबल हो जाएं। और कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, क्योंकि वो जूम का इशू है कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ में, तो राज्यवर्धन जी हम लोग के साथ शायद ना जुड़ पाए, बट उनके स्थान पे एक बहुत अच्छा सेशन हम लोगों ने प्लान किया है, वुमेन लीडरशिप एंड ग्रास रूट, और इसका मॉडरेशन करेंगी, आप सब परिचित हैं, शुभ्राष्टा से। शुभ्राष्टा इज ऑल्सो बिहार की बेटी, लाइक मेनी ऑफ आवर सिस्टर्स हु आर हियर, एंड शी विल बी इन कन्वर्सेशन विद सुगंधा मुंशी. Sugandha Munshi is someone who is leading the International Rice Research Institute initiative in Bihar,
It's an NGO working in the field of rice research and malnutrition and hunger. And she's someone who has a ground experience. दूसरी speaker रहेंगी Miss Pratima Paswan, who is working in the space of cultivating leadership, creating opportunities for Dalit women on the ground. And one of the very interesting initiative is how do you develop and cultivate sort of leadership through football and different sports. So I'm looking forward to that session. And I'm sure all of you, especially our women folks, especially our women members in this BYTF will thoroughly enjoyed the session. And I think we are good here. We are taking the notes. We are recording the session. Everything is on record. और जिनको बोलने का मौका मिला अच्छी बात है, जो नहीं बोल पाए हैं मैं आग्रह करूंगा कि अगले वाले सेशन में जिनको नहीं बोलने का अवसर मिला है वो लोग अपने ऑब्जर्वेशन दे. वी आर टेकिंग नोट ऑफ एवरीथिंग. विद दिस आई थिंक अभिषेक जी, I think we are good. Yes, we are good. We will assemble at 4:45 p.m. Perfect. So अभी ये फिजिकल नहीं है. अगर फिजिकल होता तो हम लोग साथ में भोजन करते, लेकिन अभी हम लोग जहाँ है वहाँ भोजन अपना ग्रहण करें. और तो हम लोग शाम में 4:45 पे दोबारा इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you everyone.